नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। इस सत्र में भारतीय भाषाओं का मीडिया और भाषा और विषय वस्तु नया परिप्रेक्ष्य इस विषय पर संवाद करेंगे। और आज इस संवाद के हमारे माननीय वक्तागण इस सत्र को जिनके विचार से, जिनके संवाद से इस विषय को एक आयाम मिलने वाला है, ऐसे हमारे सभी वक्तागण हमारे बीच उपस्थित हैं। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी। इस सत्र के मुख्य अतिथि हैं श्री सईद अंसारी जी और मुख्य वक्ता हैं श्री प्रताप सोमवंशी जी और श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत सम्मान की जो हमारी परंपरा है उससे शुरुआत करते हुए श्री गोविंद सिंह जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री ऋषि कुमार शर्मा जी को। ऋषि कुमार शर्मा जी। प्रोफेसर गोविंद सिंह जी भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी नई दिल्ली में प्रोफेसर और डीन एकेडमिक्स के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आप अभी वर्तमान में मीडिया सलाहकार समिति उत्तराखंड सरकार के अध्यक्ष हैं। आपका 30 वर्षों का मुख्यधारा की पत्रकारिता और 13 वर्षों का मीडिया शिक्षण का समृद्ध अनुभव है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के वरिष्ठ संपादकीय पदों पर आपने काम किया है। हिंदुस्तान, अमर उजाला, आउटलुक, आज तक, जी न्यूज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से आप जुड़े रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और डीन जैसे महत्वपूर्ण दायित्व आपने निभाए हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस सत्र में भारतीय भाषाओं के मीडिया पर बात करने के लिए आज आप यहाँ उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके हार्दिक आभारी हैं। अब मैं श्री प्रताप सोमवंशी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ सुश्री नीता त्रिपाठी जी को। श्री प्रताप सोमवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवि हैं, गज़लकार हैं। आपने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है। गज़ल संग्रह इतवार छोटा पड़ गया आपका अत्यंत लोकप्रिय गज़ल संग्रह है। कबीर की पत्नी पर आधारित नाटक लोई वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। पुस्तक इतवार छोटा पड़ गया के 28 शेरों पर आधारित चित्रकार मनोज छाबड़ा की पेंटिंग सीरीज इतवार भी प्रकाशित हुई है। आप दैनिक भास्कर, अमर उजाला में संपादक, जनसत्ता में रिपोर्टर रहे हैं और पत्रकारिता में आपका 35 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिंदुस्तान हिंदी दैनिक के आप मैनेजिंग एडिटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय प्रताप सोमवंशी जी। इसके बाद स्वागत की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं श्री जितेंद्र कालरा जी को श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप जाना माना चेहरा हैं पत्रकारिता में, टीवी पत्रकारिता में। आज संवाद के रूप में श्री ऋषि कुमार शर्मा जी ही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का सम्मान करें। आप भारतीय टीवी चैनलों, हर्षवर्धन जी संपादक रहे हैं एचटीवी, भारतीय पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। लगभग 3 दशकों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। भारतीय टेलीविज़न चैनलों इंडिया टीवी, आज तक, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, सीएनबीसी आवाज़, टीवी 9, भारतवर्ष आदि के सबसे चर्चित और सम्मानित चेहरों में से आप एक हैं। राष्ट्रीय स्तर के हिंदी समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठों पर आपका नियमित लेखन है। वरिष्ठ फेलो हैं आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली के। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के विजिटिंग फैकल्टी हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं। पूर्व एडजंक्ट प्रोफेसर हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच हैं श्री सईद अंसारी जी। सईद अंसारी जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अनीता वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अनीता वर्मा जी। सईद अंसारी जी, आप सब देश के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल आज तक पर सईद जी को देखते हैं लगातार। सईद जी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय एंकर्स में से एक हैं।
लाइव एंकरिंग की आपको दक्षता हासिल है और सईद उन गिने चुने एंकरों में हैं जो राजनीति, खेल, व्यापार सभी तरह के खबरों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आप आज तक के सबसे महत्वपूर्ण प्राइम टाइम शो 10 तक और विशेष के होस्ट हैं। आपने लगातार अनेक भारतीय हिंदी चैनलों में एंकरिंग करते हुए विभिन्न प्रकार की संवेदनशील रिपोर्टिंग की है और आपको एक संवेदनशील एंकर के रूप में जाना जाता है। एक विशेष बात ये कि आप जब ऐसा समय है कि जिसमें सब लोग सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, ऐसे में सईद जी मीडिया के जाने माने चेहरे होने के बावजूद और लोकप्रिय चेहरे होने के बावजूद सोशल मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखते हैं और पुरस्कारों और समारोहों से भी अक्सर दूर रहते हैं। हमने भी कई बार प्रयास किया है, तो सईद जी मुश्किल में रहते हैं कि हाँ करें कि ना करें, लेकिन फिर भी आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सईद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने देखा श्री राकेश योगी जी हमारे कार्यक्रम का संचालन कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं और आदरणीय रमेश गौड़ जी से निवेदन है कि वो आदरणीय राकेश योगी जी का सम्मान करेंगे। आप डीन हैं आईजीएनसी यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के, आपका स्वागत है। श्री रमेश गौड़ जी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। मैं मंच वापस राकेश जी को सौंपता हूँ। भारतीय भाषाओं का मीडिया, भाषा और विषय वस्तु, नया परिप्रेक्ष्य, यह इस सत्र का विषय है। और जब भारतीय भाषाओं की बात आती है तो भारतीय भाषाओं के मीडिया के विस्तार की, भारतीय भाषाओं के मीडिया के प्रभाव की, इसकी चर्चा होना आवश्यक है। भारत में अनेक भाषाएं हैं और उन अनेक भाषाओं में बहुत समृद्ध मीडिया की परंपरा है। बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं। हिंदी के अतिरिक्त हम हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए हमारे सामने हिंदी के पत्र पत्रिकाएं और समाचार संस्थान या मीडिया संस्थान अधिक चर्चा में रहते हैं। हमारे सामने स्वाभाविक रूप से वो हमारे ध्यान में रहते हैं, हमारे जहन में रहते हैं। लेकिन हिंदी के अतिरिक्त जो भारतीय भाषाएं हैं उनके संस्थानों की बहुत लंबी पहुंच है, बहुत प्रभाव है देश में। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा समृद्ध मंच इसको ठीक कर सकते हैं, इस तथ्य को कि भारतीय भाषाओं के, हिंदी के अतिरिक्त जो भारतीय भाषाओं का जो पाठक वर्ग है वो कहीं हिंदी से कहीं और ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता जो है उस पर बात करना और विशेष तौर पर इस सत्र में उसकी विषय वस्तु और उसकी भाषा पर बात करने की बात है। क्यों यह आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता हो, भारतीय भाषाओं में मीडिया संस्थान संचालित हों और उनकी विषय वस्तु किस प्रकार की है और किस प्रकार की होनी चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में इस सत्र में हम संवाद करने का प्रयास करेंगे। मैं सर्वप्रथम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस विषय पर मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी मित्र हैं, सईद अंसारी भी मित्र हैं, लेकिन दो लोग जो और मंच पर हैं दोनों हमारे अति वरिष्ठ हैं। और प्रताप जी तो हमारी जो पत्रकारिता की पाठशाला की शुरुआत हुई तो उसके शुरुआती मास्टर साहब हैं। तो ऐसे में कुछ बोलना और कुछ कहना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है और मैं इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विषय पर जितने गहरे, हालांकि मैं भी कह सकता हूं कि मैंने टीवी में काम किया, डिजिटल में काम किया, पत्रकारिता में काम किया, वेब में भी शुरुआती दौर में काम किया और इस देश के बहुत शुरुआती ब्लॉगर्स में मैं एक हूँ। जब इस देश में लोग हिंदी ब्लॉगिंग नहीं करते थे या गिने चुने लोग हुआ करते थे, और तब जब फॉन्ट की समस्या थी तब मैंने 2005-06 में हिंदी ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी बतंगड़ के नाम से। और डॉयचे वेले का एक अवार्ड हुआ करता था, द बॉब्स, उस अवार्ड को
पाने वाला मैं पीपुल्स चॉइस अवार्ड का व्यक्ति हूँ। और सिर्फ जानकारी के लिए रवीश कुमार का ब्लॉग मुझसे हार गया था। ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ संदर्भ के लिए, क्योंकि तब देश में जिन ब्लॉगों की चर्चा होती थी तो हम लोग मिलते भी थे, और हमने उस वक्त हमको लगता था कि मीडिया से ब्लॉग की तरफ हम जा रहे हैं तो भाषा कैसे बदलेगी। और चूँकि मैंने कहा कि मैं बहुत उस तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत सी चीज़ें अभी गोविंद जी और प्रताप जी बताएंगे। संयोग ऐसा है कि आपके सामने मंच पर जो 3 लोग बैठे हुए हैं मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो टीवी के शोर का थोड़ा सा हिस्सा हूँ, तीनों लोग भाषा के अत्यंत संयमित और जिसको कहें कि सोच सोच के हर भाषा का शब्द का इस्तेमाल करने वालों में हैं। और कई बार मुझे ये भी लगता है कि जब भाषा पर चर्चा होती है तो उसको लोग अलग अलग तरह से बताने लगते हैं। एक तरीका ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं वैसे बोल दिया करो, ये सबसे आसान तरीका है। ऐसे कैसे होता है भाई? जैसे लोग बोल देते हैं तो सब बोलते हैं, फिर तो जो OTT में भाषा बोली जाती है वो भी तो बोलते हैं ना। हमारा मोहल्ला दारागंज है, वहाँ तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम बोलेंगे नहीं। तो क्या जैसे लोग बोल देते हैं वैसे बोलना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होता है। किसी ने कह दिया होगा, कभी बड़ा व्यक्ति रहा होगा, 4 लोग उसके एक जिसको कहते हैं उस परंपरा के रहे होंगे, तो उन्होंने कह दिया, सब बोलने लगे जैसे बोलते हैं वैसे करो। मीडिया क्या उसके लिए कि जैसे बोलते हैं वैसे बात करो? फिर दूसरा आ जाता है कि शुद्धतावादिता कितनी होनी चाहिए। एक समाज होता है ना जो हर चीज़ में कहता है कि शुद्ध हो कि नहीं हो, तो शुद्धता भाषा में, यानी एक जैसे बोलते हैं वैसे, दूसरा शुद्धता, तीसरी चीज़ होती है कि हम नया प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी दबाव भाषा के तौर पर बहुत रहता है। और भारतीय मीडिया बार बार कहता है कि हम, जैसे आप सुनेंगे तो अखबार भी कहेगा कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, टीवी भी कहता है कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। फिर आ गया ये जो नया वाला मीडिया है, जिसने निजी तौर पर मुझे तो बहुत अलग ही पहचान दे दी, जिस मीडिया को हम कहते हैं सोशल मीडिया। हालांकि ये शब्द गलत है, क्योंकि अनसोशल तो कोई मीडिया होता नहीं है, नया मीडिया कहना चाहिए, सोशल मीडिया कहना भी नहीं चाहिए, अक्सर इसकी बात होती है। अब सवाल ये है कि इसके बीच में जब हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में बात कर रहे हैं, तो शब्द और भाषा की बात कहाँ से शुरू करनी चाहिए? और एक तो सबसे पहले ये, किसकी आवाज़ मीडिया बन रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये। क्या हम सचमुच उसकी आवाज़ बन पा रहे हैं जिसके लिए मीडिया होता है? और कई बार वो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समाज में जो सम्मान वाली मात्रा है, जिसको हम कहते हैं ना कि सम्मानित हो रहे हैं पत्रकार, क्या तो कितना सम्मान बचा है, तो किसके लिए हम काम कर रहे हैं, शायद वो हम भूल गए हैं। और बिना संकोच के मैं ये कह रहा हूं, मैं उसी का हिस्सा होते हुए ये कह रहा हूं, यानी किसके लिए मीडिया बोल रहा है, भाषा से ज्यादा किसकी भाषा बोल रहा है, उसको हम भूल गए। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या हम जो लोकल पावर इक्वेशन होती है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये शब्द जो मैं कह रहा हूं, लोकल पावर इक्वेशन, क्या सारा मीडिया सिर्फ उसकी भाषा बोलने लगा है क्या? यानी हमें अपनी भाषा नहीं बोलनी, हमें जिनके लिए मीडिया की भूमिका होती है, जिसको हम कहते हैं कि चौथा खंभा है, हमारी अपनी भूमिका है, उसकी भाषा नहीं बोलनी। क्या हम लोकल पावर इक्वेशन, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो लोग कुछ तय करते हैं, प्रभावशाली लोग हैं, तो क्या मीडिया प्रभावशाली लोगों की भाषा हो गई है क्या? एक और इसी से जुड़ा शब्द आ जाता है कि लोकप्रिय भाषा कौन सी है और सत्ता वाली भाषा कौन सी है। इसको लेकर भी बड़े मन में प्रश्न आते हैं। तो क्या उस पर भी मीडिया ठीक काम कर रहा है क्या? और पावर कितना होता है मीडिया का, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी परसों हमारे घर पर एक दंपति आए और बहुत सीनियर सिटीजन थे, वो अमेरिका ही रहते हैं आमतौर पर, उनका बड़ा कारोबार है टेक्सटाइल का। तो पिछले करीब 3-4 सालों से वो हमसे जुड़े हुए हैं। और जब पिछला चुनाव था जिसमें जो बाइडेन जीत गए थे और ट्रंप हार गए थे, तो चूँकि 9:30 का सुबह मैं अपने यूट्यूब पर लाइव करता हूँ, तो उसमें उस वक्त मैं US फोकस हुआ करता था। तो जाहिर है हम भी हर देशवासी की तरह हमें लगता था कि ट्रंप आएगा तो कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि 16 से 20 वाला ट्रंप भला आदमी था, ऐसा नहीं था जैसा आज बड़बोला हो गया है। तो हमें भी वो लगता था। वहाँ से जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे वो कहते थे कि आप लोगों को कल्पना नहीं है, इंडियन मीडिया का कंजम्पशन इंडिया से ज़्यादा अभी अमेरिका और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें होने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहाँ पहुँच गए और अब पहले जैसा नहीं रहा कि केबल होगा कि नहीं होगा। अब ये इंटरनेट ने सारी सीमाएँ तोड़ दी। तो ये जो सीमाएँ टूट गई हैं, तो उसमें लोगों की भाषा और सत्ता की भाषा, उसका कितना बड़ा मारक प्रभाव है और हमें कितना उपयोग करना है, हमारे सबके लिए सीखने का भी है। वहाँ से मुझे लगातार लोग फीडबैक देते थे कि ट्रंप भारत के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, भला है हार जाए।
तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का बड़ा क्लियर कट वहाँ डिवीजन है, साफ साफ है, वो सब जानते हैं, एक तरह से मैपिंग हुई रहती है। अभी कहते हैं ना, अभी तो किसी को पता नहीं इस चुनाव में कांग्रेस से हुआ, अगले में भाजपा ही हो गया। हालांकि आजकल तो जीत के कांग्रेसी आते हैं, चले भाजपा ही जाते हैं। अमरनाथ का मामला सुना होगा आपने, तो ये भी होता है। लेकिन इम्पैक्ट कितना था कि जो 2020 के चुनाव में मुझसे जुड़ी हुई 2 महिलाएं अमेरिका रहती हैं, वो ट्रंप की घनघोर विरोधी थी। 2024 में उन्होंने कहा कि अगर हमें बचना है, भारत के पक्ष का चाहिए, अमेरिका को बचाना है, तो हमें ट्रंप को जिताना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में भाषा के विषय वस्तु और परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। मैं भी उसमें शामिल था, हमारे देश का मीडिया भी उसमें शामिल था, और आज ट्रंप दुनिया के लिए खतरनाक हो चले हैं, तो हमारी भाषा कहाँ तक मार कर रही है, हमको अपनी भाषा का उपयोग कैसे करना है, ये संदर्भ ध्यान में रहना चाहिए। यानी जो बहुत मुश्किल था उनके लिए कि उन लोगों को, उन भारतीयों को जो पूरा इंडियन डायस्पोरा है, और उसमें जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप कहने की बड़ी भूमिका रही, हमारे मीडिया की बड़ी भूमिका रही, और ट्रंप आज वहाँ पहुँचे। अब ये जो ताकत है, इस ताकत का हम इस्तेमाल कितना करेंगे। अब अभी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, और जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व चल रहा है, हमारी भाषा में से स्वाभिमान गायब हो गया है क्या? और ये सवाल हमारे पुराने संपादकों के ऊपर भी जाता है, जिन लोगों ने इस देश में पत्रकारिता को पश्चिम से आई हुई एक ऐसी अवधारणा, ऐसे टूल के तौर पर देखा, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि जहां प्रिंटिंग प्रेस बना वहीं पत्रकारिता हुई। ये संभव है क्या? बोलना कोई किसी जगह से रिकॉर्ड करके डाल दे तो वो बोलने वाला माना जाएगा? बोलना तो हर कोई बोलता है ना। भाषा अलग हो सकती है, समाज अलग हो सकता है, उसके प्रभाव का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो शुरुआती संपादक रहे, जैसे हमारे देश में सत्ता के लिहाज से एक जिसको कहते हैं ना कि पूरा एक इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं, जो विकसित हो गया, जिसने ये तय कर दिया कि नहीं नहीं, भाषा का मतलब कैसे कैसे शब्द चुनने, और उसमें स्वाभिमान गायब हो गया। तो भाषा का स्वाभिमान भी होना चाहिए। भाषा सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे सब बोलते हैं वैसे बोलो, ऐसे नहीं होना चाहिए। भाषा का एक स्वाभिमान होना चाहिए। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, क्या आपको दुनिया के किसी और देश की भाषा ऐसे दिखेगी जिसमें कहेंगे कि जैसे बोलते हैं वैसे बोलना चाहिए और उसका कोई इंपैक्ट पड़ता हो? नहीं होता ऐसा। और हम भारत में शायद उसको इस तरह से समझना इसलिए भी भूल गए क्योंकि हमारे यहां एक बड़ा वर्ग, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं कि आज तक वो चला आ रहा है, बड़ी मुश्किल से टूट रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैकॉले वाले सिस्टम को अब डिमोलिश करेंगे अगले 10 वर्षों में। आप जरा सोचिए, हिंदी अखबारों से, भारतीय भाषाई अखबारों से एक यानी 1/20 दहाई भी नहीं, 20 गुना अधिक हैं हिंदी और भारतीय भाषा के जो अखबार थे, और वो उसके बावजूद अंग्रेजी की प्रतिष्ठा। तो हमारे शब्द कहां से आएंगे? हम जो जिस कॉलोनियल माइंडसेट में थे, क्या हम उससे उबर पाएंगे? जिसके लिए बोल रहे हैं, नंबर 1, और क्या हम उस स्वाभिमान के साथ भाषा का उपयोग कर पा रहे हैं, नंबर 2। तीसरा, क्या हम सत्ता की भाषा तो नहीं बोलने लगे हैं? ये जो सबसे जरूरी चीजें हैं, और इसीलिए मैंने ये ट्रंप का उदाहरण दिया। अब एक और बड़ी चीज होती है, कई बार हम कहते हैं ना, जैसे एक वर्ग तैयार हुआ जिसने कहा कि हम सब कुछ इंस्टीट्यूशन बना के देते हैं, तो हिंदी और भारतीय भाषाओं वालों को एक अपराध बोध हीन ग्रंथि में डाल दिया। और मुझे तो बड़ा कभी कभी अजीब भी लगता था कि हिंदी के बड़े लोग भी ये कहते थे कि नहीं नहीं, वो अंग्रेजी के पत्रकार संपादक तो बड़े अच्छे होते हैं, हिंदी या भारतीय भाषाओं के संपादकों का नाम ही नहीं उनको याद आता रहा। इसीलिए यही वजह रही कि वो प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर ऐसे नामों के बाद वो नाम ही आना बंद हो गए, क्योंकि हिंदी के ही संपादकों ने और उनके बाद की पीढ़ी ने अपने ही संपादकों, अपने ही लोगों का सम्मान ही बंद कर दिया। वो भी भाषा की ही समस्या थी। ये इसको समझिए जरा, क्योंकि हमने स्वाभिमान वाला हिस्सा निकाल के रख दिया और कहा कि हम तो ठीक है पत्रकारिता कर रहे हैं, भाषा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर वो हीन ग्रंथि भी बढ़ी। अब चूंकि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है तो उसके नाते से ये बोलना जरूरी लगता है मुझे, लेकिन चक्र घूम रहा है। मुझे लगता है ना, जिसको कहते हैं जो व्हील पूरी है, सर्किल जो है वो पूरा हो रहा है। अब वो पूरा कैसे हो रहा है? मैं जब पत्रकारिता के छात्रों से बात करता हूं तो देश भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में अब तो जाना होता है, 2006 से मैं लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जा रहा हूं।
मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी का समय है ये। जो लोग कहते हैं कि कोई पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था, वो आपसे झूठ बोलते हैं। कुछ गिने चुने लोगों के आधार पर देश की पत्रकारिता चले, या देश के लोगों के आधार पर देश की पत्रकारिता चले, और इसीलिए उस भाषा का, उस शब्द का, उस मीडिया का इंपैक्ट कितना होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। जो ये डिजिटल युग आया, इसने आपको वो कर दिया, लेकिन अब वो खतरे के तौर पर भी आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के उद्यमियों को, हमारे देश के मीडिया से जुड़े लोगों को समझना चाहिए कि ये जिसने हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दिया, गुंजाइश ज्यादा दे दी है, उसी ने एक खतरा भी पैदा कर दिया है कि क्या दुनिया की कोई कंपनी कल को कहे कि हम समेट के चल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोविड काल था तो 6800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यूट्यूब के जरिए हमारे देश के जो क्रिएटर कह लीजिए, यूट्यूबर कह लीजिए, जो अलग अलग लोग थे, उन्होंने कमाया। वो कुछ भी कर सकता है, वो खाना भी पका के कमा रहा है, सिर्फ न्यूज नहीं है, कविता भी है, संगीत भी कर रहा है, सब कुछ है उसमें, न्यूज का भी बड़ा हिस्सा है। तो मान लीजिए कि किसी दिन कोई वो प्लेटफॉर्म ही लेके चल दिया, तो आप भाषा, शब्द, प्रभाव, कैसे आप उसको सामने प्रस्तुत करते हैं, वो सब तो खत्म हो जाएगा। और क्या तब इस देश में वो वर्ग जिसकी जेब में इतने रुपए आ रहे हैं, तो वो कैसे खड़ा होगा? ये चुनौती के तौर पर है। और ये डिजिटल समय आया है, इसने सब कुछ बदल दिया है। इसने पूरा जो जिसको हम कहते हैं ना कि रील्स का समय, लेकिन सुविधा के साथ आया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, हमने जब यूट्यूब शुरू किया था तो पहले वो कहता था कि भाई आप लैपटॉप के अलावा लाइव नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि भाषा महत्व तो बहुत है, लेकिन भाषा कैसे धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जाएगी, लेकिन उसमें प्रासंगिकता कैसे खोज सकते हैं, यह समझना बहुत जरूरी। अब उसने क्या किया, आप बोलिए, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, वो ट्रांसलेट करता, अनुवाद करता और उसी पर उसी को करता चला जाएगा। उतना काम करने के लिए किसी न्यूज रूम के जो वीडियो का एडिटर होता है, उसको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, वो 30 सेकेंड्स में ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर रहा है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो 5 करोड़ 10 करोड़ की मशीन लगाकर 4 लोग 5 लोगों को लेकर वो आप बैठते थे, वो वहीं पर ऑनलाइन कर ले रहा है। यानी मुझे अगर कोई काम करना है तो उसके साथ हम कर देंगे। अब भाषा में आगे क्या आया, जो शायद टेस्ला का फोन आएगा तो इनबिल्ट आएगा, अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, एप्पल, सैमसंग, ये सारे लोग। क्या आएगा कि आपका फोन आया, आपने देखा कि कोई अंग्रेजी में बात करने वाला व्यक्ति है, आपने उसी वक्त फोन उठाने से पहले सेलेक्ट किया और आपने कहा कि ये अंग्रेजी से हिंदी चला जाएगा, मैं जो हिंदी से बोलूंगा वो अंग्रेजी चला जाएगा। इसका बीटा वर्जन आ चुका है। अब आप सोचिए, एक समय में ऐसी भाषाओं का अनुवाद अगर आ रहा है तो हमारी भाषा का महत्व कितना है या प्रासंगिकता कितनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या हमारे जो भाषा के लोग हैं उस तकनीक के दौर में वहां खड़े हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ उस पर चला गया ना। अब तो आप कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, आपने उसको सॉफ्टवेयर पर डाला, उसने सारे का सारा वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि भाषा की चिंताएं उस वाले दौर से बहुत आगे चली आई हैं जहां हम अभी खड़े होकर देख रहे हैं, उन किताबों के दौर में, उन अखबारों के दौर में। और अगर उसको यूं भी देखें तो जैसे मैं तो उसको बड़ा नोटिस करता हूं, आप लोग कितना देखते हैं कि नहीं देखते हैं, हमारे फ्लोर पर हमारे अलावा किसी के यहां अखबार नहीं आता है। मैं 3 अखबार मंगाता हूं, बाकी इंटरनेट पर पढ़ता हूं। अपनी दोनों बेटियों को बहुत एकदम धकेल के पढ़ाने की कोशिश भी करता हूं, तो थोड़ी देर वो पढ़ती हैं फिर छोड़ देती हैं। और हम तो चूंकि हिंदी पट्टी वाले आदमी हैं, विशुद्ध हिंदी वाले आदमी हैं, तो हम तो इकोनॉमिक टाइम्स मुंबई में जाके पढ़ना शुरू किए 2004 में। लेकिन अब वो मेरा हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है कि नहीं है, जबकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक किया, लेकिन मैंने मुंबई में जाके वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना सीखा। अब लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो पीढ़ी हमसे कम जान रही है? वो हमसे ज्यादा अपडेटेड है। उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनके शब्द अलग हो सकते हैं। तो क्या उस वाली चुनौती के लिए हम तैयार हैं? और जैसे मैंने कहा था कि लोकल पावर इक्वेशन एक और हमेशा मुझे चिंता दिखती है। वैसे तो धीरे धीरे दुनिया अगर उस तरफ चलेगी तो अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, लेकिन क्या उस वाले हिस्से का बिल्कुल ही हमने छोड़ दिया है? तो फिर याद आता है कि हमारे अखबारों ने तो छोड़ दिया, ईमानदारी नहीं दिखाई। वो कहते रहे कि हम छोटे से छोटा एडिशन, छोटे से छोटा एडिशन चलते चले गए, लेकिन वो बेईमानी करते हैं। एक ही शहर में एक तहसील के बाद दूसरे को उसकी खबर नहीं पता है, देते ही नहीं है। वहां भी वो नेशनल से 3 पन्ने 4 पन्ने भरते हैं। अब सवाल यह है कि उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो डिजिटल मीडिया वाला।
जो कहीं से भी खड़ा होकर अनलिमिटेड एक्सेस है जिसको वो दे रहा है, और उसकी भाषा वो है जो वहां की जरूरत है, यानी वो जो उसको दिख रहा है, जिसको हम कहें कि जैसे देखते हैं वैसे बोलने के अलावा उसमें जो वहां के कंपल्शन है वो उसमें शामिल हो जाता है। तो भाषा को लेकर, शब्द को लेकर, चूंकि बहुत जिसको कहें कि महत्वपूर्ण और गंभीर वक्ता इस सत्र में हैं और आगे भी बहुत से लोग होंगे, तो मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ, और मेरी भी अपनी टीवी की कंपल्शन है तो उसके लिए भी मुझे भागना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़े प्रश्न हैं। 800 टीवी चैनल, इतने अखबार, इतने पत्रिका, वो घिसी पिटी बातें हैं। अब मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनों से बाहर निकालनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, भाषा को आप दूसरी पीढ़ी को कैसे ले जा रहे हैं। तीसरा, तकनीक के लिहाज से आपकी भाषाओं के शब्द कहां खड़े हैं, आपकी भाषा कहां खड़ी है, क्योंकि जब वो ट्रांसलेट कर रहा है तो क्या आपके लोग हैं क्या, या वहां वो बैठा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए कि नेहरू जी हिंदू हित की बात करने लगे, थोड़ा पॉलिटिकल लग रहा होगा आपको, तो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई राजेंद्र बाबू मत जाइए सोमनाथ में, तो नहीं जाएंगे तो क्या होगा। 1951 में सोमनाथ का पुनरुद्धार हो जाता है और गुजरात इस देश का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राज्य है, और जब से हम आजाद हुए तब से राम मंदिर में रामलला है कि नहीं है, इस पे लड़ते रहे। बीमारू राज्य है उत्तर प्रदेश। तो अपनी भाषा अगर स्वाभिमान के साथ नहीं आ रही है, अपनी भाषा और उसके शब्द हम नई तकनीक के साथ ले जा पा रहे हैं, तो फिर ये सारी बहस बेमानी हो जाएगी। तो इसलिए मूल रूप से इसको समझना बहुत जरूरी है, और जो सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो अगली पीढ़ी है, वो इसको कितना लेके जा पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। स्वभाषा का स्वाभिमान और इसकी कितनी आवश्यकता है मनुष्यता के विकास के लिए, इस पर आपने अलग अलग दृष्टिकोण से और कुछ समसामयिक उदाहरणों के साथ में अपनी बात को प्रस्तुत किया। हम आपके आभारी हैं, आपने इस संवाद को समृद्ध किया। अब मैं तीसरी चीज होती है कि हम नया प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी दबाव भाषा के तौर पर बहुत रहता है। और भारतीय मीडिया बार बार कहता है कि हम, जैसे आप सुनेंगे तो अखबार भी कहेगा कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, टीवी भी कहता है कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। फिर आ गया ये जो नया वाला मीडिया है, जिसने निजी तौर पर मुझे तो बहुत अलग ही पहचान दे दी, जिस मीडिया को हम कहते हैं सोशल मीडिया। हालांकि ये शब्द गलत है, क्योंकि अनसोशल तो कोई मीडिया होता नहीं है, नया मीडिया कहना चाहिए, सोशल मीडिया कहना भी नहीं चाहिए, अक्सर इसकी बात होती है। अब सवाल ये है कि इसके बीच में जब हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में बात कर रहे हैं, तो शब्द और भाषा की बात कहाँ से शुरू करनी चाहिए। और एक तो सबसे पहले ये, किसकी आवाज़ मीडिया बन रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये, क्या हम सचमुच उसकी आवाज़ बन पा रहे हैं जिसके लिए मीडिया होता है। और कई बार वो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समाज में जो सम्मान वाली मात्रा है, जिसको हम कहते हैं ना कि सम्मानित हो रहे हैं पत्रकार, क्या तो कितना सम्मान बचा है, तो किसके लिए हम काम कर रहे हैं, शायद वो हम भूल गए हैं। और बिना संकोच के मैं ये कह रहा हूं, मैं उसी का हिस्सा होते हुए ये कह रहा हूं, यानी किसके लिए मीडिया बोल रहा है, भाषा से ज्यादा किसकी भाषा बोल रहा है, उसको हम भूल गए। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या हम जो लोकल पावर इक्वेशन होती है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये शब्द जो मैं कह रहा हूं, लोकल पावर इक्वेशन, क्या सारा मीडिया सिर्फ उसकी भाषा बोलने लगा है क्या। यानी हमें अपनी भाषा नहीं बोलनी, हमें जिनके लिए मीडिया की भूमिका होती है, जिसको हम कहते हैं कि चौथा खंभा है, हमारी अपनी भूमिका है, उसकी भाषा नहीं बोलनी। क्या हम लोकल पावर इक्वेशन, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो लोग कुछ तय करते हैं, प्रभावशाली लोग हैं, तो क्या मीडिया प्रभावशाली लोगों की भाषा हो गई है क्या। एक और इसी से जुड़ा शब्द आ जाता है कि लोकप्रिय भाषा कौन सी है और सत्ता वाली भाषा कौन सी है। इसको लेकर भी बड़े मन में प्रश्न आते हैं, तो क्या उस पर भी मीडिया ठीक काम कर रहा है क्या, और पावर कितना होता है मीडिया का। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी परसों हमारे घर पर एक दंपति आए और बहुत सीनियर सिटीजन थे, वो अमेरिका ही रहते हैं आमतौर पर, उनका बड़ा कारोबार है टेक्सटाइल का, तो पिछले करीब 3-4 सालों से वो हमसे जुड़े हुए हैं। और जब पिछला चुनाव था जिसमें जो बाइडेन जीत गए थे और ट्रंप हार गए थे, तो चूंकि 9:30 का सुबह मैं अपने यूट्यूब पर लाइव करता हूं, तो उसमें उस वक्त मैं यूएस फोकस हुआ करता था। तो जाहिर है
हम भी हर देशवासी की तरह हमें लगता था कि ट्रंप आएगा तो कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि 16 से 20 वाला ट्रंप भला आदमी था, ऐसा नहीं था जैसा आज बड़बोला हो गया है। तो हमें भी वो लगता था। वहाँ से जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे वो कहते थे कि आप लोगों को कल्पना नहीं है, इंडियन मीडिया का कंजम्पशन इंडिया से ज़्यादा अभी अमेरिका और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें होने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहां पहुंच गए और अब पहले जैसा नहीं रहा कि केबल होगा कि नहीं होगा। अब ये इंटरनेट ने सारी सीमाएं तोड़ दी। तो ये जो सीमाएं टूट गई हैं, तो उसमें लोगों की भाषा और सत्ता की भाषा, उसका कितना बड़ा मारक प्रभाव है और हमें कितना उपयोग करना है, हमारे सबके लिए सीखने का भी है। वहां से मुझे लगातार लोग फीडबैक देते थे कि ट्रंप भारत के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, भला है हार जाए। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का बड़ा क्लियर कट वहाँ डिवीजन है, साफ साफ है, वो सब जानते हैं, एक तरह से मैपिंग हुई रहती है। अभी कहते हैं ना, अभी तो किसी को पता नहीं इस चुनाव में कांग्रेस से हुआ, अगले में भाजपा ही हो गया। हालांकि आजकल तो जीत के कांग्रेस ही आते हैं, चले भाजपा ही जाते हैं। अमरनाथ का मामला सुना होगा आपने, तो ये भी होता है। लेकिन इम्पैक्ट कितना था कि जो 2020 के चुनाव में मुझसे जुड़ी हुई 2 महिलाएं अमेरिका रहती हैं, वो ट्रंप की घनघोर विरोधी थी। 2024 में उन्होंने कहा कि अगर हमें बचना है, भारत के पक्ष का चाहिए, अमेरिका को बचाना है, तो हमें ट्रंप को जिताना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में भाषा के विषय वस्तु और परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। मैं भी उसमें शामिल था, हमारे देश का मीडिया भी उसमें शामिल था। और आज ट्रंप दुनिया के लिए खतरनाक हो चले हैं, तो हमारी भाषा कहां तक मार कर रही है, हमको अपनी भाषा का उपयोग कैसे करना है, ये संदर्भ ध्यान में रहना चाहिए। यानी जो बहुत मुश्किल था उनके लिए कि उन लोगों को, उन भारतीयों को जो पूरा इंडियन डायस्पोरा है, और उसमें जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप कहने की बड़ी भूमिका रही, हमारे मीडिया की बड़ी भूमिका रही, और ट्रंप आज वहां पहुंचे। अब ये जो ताकत है, इस ताकत का हम इस्तेमाल कितना करेंगे। अब अभी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, और जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व चल रहा है, हमारी भाषा में से स्वाभिमान गायब हो गया है क्या? और ये सवाल हमारे पुराने संपादकों के ऊपर भी जाता है, जिन लोगों ने इस देश में पत्रकारिता को पश्चिम से आई हुई एक ऐसी अवधारणा, ऐसे टूल के तौर पर देखा, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि जहां प्रिंटिंग प्रेस बना वहीं पत्रकारिता हुई। ये संभव है क्या? बोलना कोई किसी जगह से रिकॉर्ड करके डाल दे तो वो बोलने वाला माना जाएगा? बोलना तो हर कोई बोलता है ना। भाषा अलग हो सकती है, समाज अलग हो सकता है, उसके प्रभाव का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो शुरुआती संपादक रहे, जैसे हमारे देश में सत्ता के लिहाज से एक जिसको कहते हैं ना कि पूरा एक इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं, जो विकसित हो गया, जिसने ये तय कर दिया कि नहीं भाषा का मतलब कैसे कैसे शब्द चुनने, और उसमें स्वाभिमान गायब हो गया। तो भाषा का स्वाभिमान भी होना चाहिए। भाषा सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे सब बोलते हैं वैसे बोलो, ऐसे नहीं होना चाहिए। भाषा का एक स्वाभिमान होना चाहिए। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, क्या आपको दुनिया के किसी और देश की भाषा ऐसे दिखेगी जिसमें कहेंगे कि जैसे बोलते हैं वैसे बोलना चाहिए और उसका कोई इंपैक्ट पड़ता हो? नहीं होता ऐसा। और हम भारत में शायद उसको इस तरह से समझना इसलिए भी भूल गए क्योंकि हमारे यहां एक बड़ा वर्ग, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं कि आज तक वो चला आ रहा है, बड़ी मुश्किल से टूट रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैकॉले वाले सिस्टम को अब डिमोलिश करेंगे अगले 10 वर्षों में। आप जरा सोचिए, हिंदी अखबारों से, भारतीय भाषाई अखबारों से एक यानी 1/20 दहाई भी नहीं, 20 गुना अधिक हैं हिंदी और भारतीय भाषा के जो अखबार थे, और उसके बावजूद अंग्रेजी की प्रतिष्ठा। तो हमारे शब्द कहां से आएंगे? हम जो जिस कॉलोनियल माइंडसेट में थे, क्या हम उससे उबर पाएंगे? जिसके लिए बोल रहे हैं नंबर 1, और क्या हम उस स्वाभिमान के साथ भाषा का उपयोग कर पा रहे हैं नंबर 2। तीसरा, क्या हम सत्ता की भाषा तो नहीं बोलने लगे हैं? ये जो सबसे जरूरी चीजें। और इसीलिए मैंने ये ट्रंप का उदाहरण दिया। अब एक और बड़ी चीज होती है, कई बार हम कहते हैं ना, जैसे एक वर्ग तैयार हुआ जिसने कहा कि हम सब कुछ इंस्टीट्यूशन बना के देते हैं। तो हिंदी और भारतीय भाषाओं वालों को एक अपराध बोधहीन ग्रंथि में डाल दिया। और मुझे तो बड़ा कभी कभी अजीब भी लगता था कि हिंदी के बड़े लोग भी ये कहते थे कि नहीं नहीं, वो अंग्रेजी के पत्रकार संपादक तो बड़े अच्छे होते हैं,
हिंदी या भारतीय भाषाओं के संपादकों का नाम ही नहीं उनको याद आता रहा। इसीलिए यही वजह रही कि वो प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर ऐसे नामों के बाद वो नाम ही आना बंद हो गए, क्योंकि हिंदी के ही संपादकों ने और उनके बाद की पीढ़ी ने अपने ही संपादकों, अपने ही लोगों का सम्मान ही बंद कर दिया। वो भी भाषा की ही समस्या थी। ये इसको समझिए जरा, क्योंकि हमने स्वाभिमान वाला हिस्सा निकाल के रख दिया और कहा कि हम तो ठीक है पत्रकारिता कर रहे हैं, भाषा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर वो हीन ग्रंथि भी बढ़ी। अब चूंकि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है तो उसके नाते से ये बोलना जरूरी लगता है मुझे, लेकिन चक्र घूम रहा है। मुझे लगता है ना, जिसको कहते हैं जो व्हील पूरी है, सर्किल जो है वो पूरा हो रहा है। अब वो पूरा कैसे हो रहा है? मैं जब पत्रकारिता के छात्रों से बात करता हूं तो देश भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में अब तो जाना होता है, 2006 से मैं लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी का समय है ये। जो लोग कहते हैं कि कोई पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था, वो आपसे झूठ बोलते हैं। कुछ गिने चुने लोगों के आधार पर देश की पत्रकारिता चले, या देश के लोगों के आधार पर देश की पत्रकारिता चले, और इसीलिए उस भाषा का, उस शब्द का, उस मीडिया का इंपैक्ट कितना होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। जो ये डिजिटल युग आया इसने आपको वो कर दिया, लेकिन अब वो खतरे के तौर पर भी आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के उद्यमियों को, हमारे देश के मीडिया से जुड़े लोगों को समझना चाहिए कि ये जिसने हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दिया, गुंजाइश ज्यादा दे दी है, उसी ने एक खतरा भी पैदा कर दिया है कि क्या दुनिया की कोई कंपनी कल को कहे कि हम समेट के चल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए जब कोविड काल था तो 6800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यूट्यूब के जरिए हमारे देश के जो क्रिएटर कह लीजिए, यूट्यूबर कह लीजिए, जो अलग अलग लोग थे, उन्होंने कमाया। वो कुछ भी कर सकता है, वो खाना भी पका के कमा रहा है, सिर्फ न्यूज नहीं है, कविता भी है, संगीत भी कर रहा है, सब कुछ है, उसमें न्यूज का भी बड़ा हिस्सा है। तो मान लीजिए कि किसी दिन कोई वो प्लेटफॉर्म ही लेके चल दिया, तो आप भाषा, शब्द, प्रभाव, कैसे आप उसको सामने प्रस्तुत करते हैं, वो सब तो खत्म हो जाएगा। और क्या तब इस देश में वो वर्ग जिसकी जेब में इतने रुपए आ रहे हैं, तो वो कैसे खड़ा होगा? ये चुनौती के तौर पर है। और जो ये डिजिटल समय आया है, इसने सब कुछ बदल दिया है। इसने पूरा जो जिसको हम कहते हैं ना कि रील्स का समय, लेकिन सुविधा के साथ आया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हमने जब यूट्यूब शुरू किया था तो पहले वो कहता था कि भाई आप लैपटॉप के अलावा लाइव नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि भाषा महत्व तो बहुत है, लेकिन भाषा कैसे धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जाएगी, लेकिन उसमें प्रासंगिकता कैसे खोज सकते हैं, यह समझना बहुत जरूरी। अब उसने क्या किया, आप बोलिए, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, वो ट्रांसलेट करता, अनुवाद करता और उसी पर उसी को करता चला जाएगा। उतना काम करने के लिए किसी न्यूज रूम के जो वीडियो का एडिटर होता है उसको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, वो 30 सेकेंड्स में ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर रहा है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो 5 करोड़ 10 करोड़ की मशीन लगाकर 4 लोग 5 लोगों को लेकर वो आप बैठते थे, वो वहीं पर ऑनलाइन कर ले रहा है। यानी मुझे अगर कोई काम करना है तो उसके साथ हम कर देंगे। अब भाषा में आगे क्या आया, जो शायद टेस्ला का फोन आएगा तो इनबिल्ट आएगा, अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, एप्पल, सैमसंग, ये सारे लोग। क्या आएगा कि आपका फोन आया, आपने देखा कि कोई अंग्रेजी में बात करने वाला व्यक्ति है, आपने उसी वक्त फोन उठाने से पहले सेलेक्ट किया और आपने कहा कि ये अंग्रेजी से हिंदी चला जाएगा, मैं जो हिंदी से बोलूंगा वो अंग्रेजी चला जाएगा। इसका बीटा वर्जन आ चुका है। अब आप सोचिए, एक समय में ऐसी भाषाओं का अनुवाद अगर आ रहा है तो हमारी भाषा का महत्व कितना है या प्रासंगिकता कितनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या हमारे जो भाषा के लोग हैं उस तकनीक के दौर में वहां खड़े हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ उस पर चला गया ना। अब तो आप कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, आपने उसको सॉफ्टवेयर पर डाला, उसने सारे का सारा वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि भाषा की चिंताएं उस वाले दौर से बहुत आगे चली आई हैं जहां हम अभी खड़े होकर देख रहे हैं, उन किताबों के दौर में, उन अखबारों के दौर में। और अगर उसको यूं भी देखें तो जैसे मैं तो उसको बड़ा नोटिस करता हूं, आप लोग कितना देखते हैं कि नहीं देखते हैं, हमारे फ्लोर पर हमारे अलावा किसी के यहां अखबार नहीं आता है। मैं 3 अखबार मंगाता हूं, बाकी इंटरनेट पर पढ़ता हूं। अपनी दोनों बेटियों को बहुत एकदम धकेल के पढ़ाने की कोशिश भी करता हूं, तो थोड़ी देर वो पढ़ती हैं फिर छोड़ देती हैं। और हम तो चूंकि हिंदी पट्टी वाले आदमी हैं, विशुद्ध हिंदी वाले आदमी हैं, तो हम तो इकोनॉमिक टाइम्स मुंबई में जाके पढ़ना शुरू किए 2004 में। लेकिन अब वो मेरा हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है कि नहीं है, जबकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं।
मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक किया, लेकिन मैंने मुंबई में जाके वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना सीखा। अब लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो पीढ़ी हमसे कम जान रही है? वो हमसे ज्यादा अपडेटेड है। उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनके शब्द अलग हो सकते हैं। तो क्या उस वाली चुनौती के लिए हम तैयार हैं? और जैसे मैंने कहा था कि लोकल पावर इक्वेशन एक और हमेशा मुझे चिंता दिखती है। वैसे तो धीरे धीरे दुनिया अगर उस तरफ चलेगी तो अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, लेकिन क्या उस वाले हिस्से का बिल्कुल ही हमने छोड़ दिया है? तो फिर याद आता है कि हमारे अखबारों ने तो छोड़ दिया, ईमानदारी नहीं दिखाई। वो कहते रहे कि हम छोटे से छोटा एडिशन, छोटे से छोटा एडिशन चलते चले गए, लेकिन वो बेईमानी करते हैं। एक ही शहर में एक तहसील के बाद दूसरे को उसकी खबर नहीं पता है, देते ही नहीं है। वहां भी वो नेशनल से 3 पन्ने 4 पन्ने भरते हैं। अब सवाल यह है कि उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो डिजिटल मीडिया वाला, जो कहीं से भी खड़ा होकर अनलिमिटेड एक्सेस है जिसको वो दे रहा है, और उसकी भाषा वो है जो वहां की जरूरत है। यानी वो जो उसको दिख रहा है, जिसको हम कहें कि जैसे देखते हैं वैसे बोलने के अलावा उसमें जो वहां के कंपल्शन है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो भाषा को लेकर, शब्द को लेकर, चूंकि बहुत जिसको कहें कि महत्वपूर्ण और गंभीर वक्ता इस सत्र में हैं और आगे भी बहुत से लोग होंगे, तो मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। और मेरी भी अपनी टीवी की कंपल्शन है, तो उसके लिए भी मुझे भागना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़े प्रश्न हैं। 800 टीवी चैनल, इतने अखबार, इतने पत्रिका, वो घिसी पिटी बातें हैं। अब मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलनों से बाहर निकालनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, भाषा को आप दूसरी पीढ़ी को कैसे ले जा रहे हैं। तीसरा, तकनीक के लिहाज से आपकी भाषाओं के शब्द कहां खड़े हैं, आपकी भाषा कहां खड़ी है? क्योंकि जब वो ट्रांसलेट कर रहा है तो क्या आपके लोग हैं क्या, या वहां वो बैठा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए कि नेहरू जी हिंदू हित की बात करने लगे, थोड़ा पॉलिटिकल लग रहा होगा आपको, तो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि भाई राजेंद्र बाबू मत जाइए सोमनाथ में। तो नहीं जाएंगे तो क्या होगा? 1951 में सोमनाथ का पुनरुद्धार हो जाता है और गुजरात इस देश का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राज्य है। और जब से हम आजाद हुए तब से राम मंदिर में रामलला है कि नहीं है, इस पे लड़ते रहे। बीमारू राज्य है उत्तर प्रदेश। तो अपनी भाषा अगर स्वाभिमान के साथ नहीं आ रही है, अपनी भाषा और उसके शब्द हम नई तकनीक के साथ ले जा पा रहे हैं, तो फिर ये सारी बहस बेमानी हो जाएगी। तो इसलिए मूल रूप से इसको समझना बहुत जरूरी है। और जो सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो अगली पीढ़ी है, वो इसको कितना लेके जा पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। स्वभाषा का स्वाभिमान और इसकी कितनी आवश्यकता है मनुष्यता के विकास के लिए, इस पर आपने अलग अलग दृष्टिकोण से और कुछ समसामयिक उदाहरणों के साथ में अपनी बात को प्रस्तुत किया। हम आपके आभारी हैं, आपने इस संवाद को समृद्ध किया। अब मैं श्री सईद अंसारी जी से कि आप अपना विषय इस संवाद में रखें। और धन्यवाद डॉक्टर राकेश। परम आदरणीय गोविंद सिंह जी, मेरे वरिष्ठ प्रताप सोमवंशी जी, आप सभी विद्वजन बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक। मेरी तो आदत ही हो गई है ये कहने की। अब कहीं भी घर में भी रहता हूँ तो नमस्ते करके कहता हूँ, नमस्ते आप देख रहे हैं आज तक। तो कई बार पिट भी जाता हूँ। जो बड़े दादाजी नाना जी होते हैं, ज़ोर से थप्पड़ लगाते हैं, बोलते हैं बाहर आ जाता। घर का बच्चा है, घर की तरह रहे, टीवी की तरह मत बोल, मत बात कर। कई बार यार दोस्त बड़ा बेइज्जती कर देते हैं, बोले कभी नॉर्मल भी बात कर लिया करो। तो हमने कहा नॉर्मल बात कैसे करते हैं? बोले जैसे हम लोग करते हैं। तो हमने कहा हम कैसे करते हैं? बोलते आप तो नकली हैं, आप तो बनावटी हैं। और विश्वास कीजिए, आप सभी विद्वजन बड़े हैं मुझसे, यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे बच्चे हैं। सच बात है, हम लोग बहुत नकली हो गए हैं। देखिए आप बोल रहे हैं हाँ। काहे को नकली हो गए? कहाँ से नकली हो गए मैम? थैंक यू मैम।
नहीं, मैं तो आज आज मैं तीनों से, हर्षवर्धन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे लगभग हर दिन हमारे ऑफिस में होते हैं और हमारे साथियों के बीच ही उठते बैठते हैं। अब तो टीवी का ये सोशल मीडिया जो आपने मना किया, हर्षवर्धन जी ने कहा कि सोशल मीडिया मत कहिए, न्यू मीडिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आज वो कहीं ज़्यादा लोकप्रिय, कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल, असरदार मीडियम है। और आप हर्षवर्धन जी, आप और आपके साथी जितने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, आपका असर आज ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा नया बदलाव मीडिया में आया है। लेकिन मैं भाषा की बात करूँगा। नकली हो गए कहने का मतलब सिर्फ ये था कि हमने अपनी भाषा के साथ खिलवाड़ किया है। और टीवी में काम करने के बाद भी, मैं गोविंद सर से तो पहले भी कह चुका हूँ, एक दो मंच पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके सानिध्य का, तो तब भी मैंने उनसे कहा कि सर ये आप जैसे वरिष्ठ संपादकों की जिम्मेदारी है। प्रताप जी से भी मैं कह रहा हूँ कि सर ये आप जैसे संपादकों की जिम्मेदारी है कि आप हमारी भाषा को, टीवी की भाषा, क्योंकि मैं हिंदी में काम करता हूँ इसलिए हिंदी है, टीवी न्यूज़ की भाषा, और मैं हिंदी माध्यम, हिंदी मेरी रोज़ी रोटी है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मैं हिंदी के बारे में ही बात करूँगा। तो मैं आप दोनों से निवेदन ये करता हूँ कि प्लीज़ हमारी हिंदी को बचा लीजिए। हमने हिंदी को ख़त्म कर दिया है, हमने हिंदी को भ्रष्ट कर दिया है, हमने हिंदी के साथ खिलवाड़ किया है। हर्षवर्धन जी ने कहा कि किसी ने कहा कि जो चलता है वो चलते रहने दीजिए, और यही सबसे बड़ी गलती है। हम लोगों ने, टीवी वालों ने जितना नुकसान हिंदी भाषा का किया है, किसी ने नहीं किया होगा। हमारे बड़े बड़े एंकर्स, हमारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स, हमारे बड़े बड़े प्रेजेंटर्स जो शोज़ करते हैं, आप उनकी भाषा सुनिए। और मैं बहुत ईमानदारी से आपके सामने ये स्वीकार करता हूँ कि वो उस योग्य नहीं है कि वो उस भाषा का उस तरह से इस्तेमाल करें। और मेरे साथी और मैं भी उसमें शामिल हूँ जो अपराध कर रहे हैं हम अपनी भाषा के साथ, उससे कहीं बड़े दोषी और कहीं बड़े जिम्मेदार प्रताप सोमवंशी जी और डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें रोका नहीं सर। डॉक्टर योगी भी हैं, क्योंकि इन्होंने भी बच्चों को सिखाया नहीं, इन्होंने भी बच्चों को डांटा नहीं। तो भारतीय भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, मीडिया को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। मीडिया और हर अगर हम राज्य स्तर पर चले जाएं, और अब तो उससे कहीं ज़्यादा सोशल मीडिया के आने के बाद क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो वहाँ की अपनी लोकल जो भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, जो बोली है, भाषा की बल्कि बोलियों का बड़ा महत्व हो गया आजकल। वो उन बोलियों में लोग कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, उसमें पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें अपने चैनल शुरू कर दिए हैं, उसमें अपने यूट्यूब चैनल्स और इंस्टा पर वो भाषाएं, वो बोलियां काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। और लोकप्रिय नहीं हो रही हैं, जो भाषा का हमारा पत्रकारिता का जो उद्देश्य है कि सूचना आप तक पहुंचाना, वो सूचना आज हमारी भाषाओं, स्थानीय भाषाओं के तौर पर पहुंचाई जा रही है, हमारी बोलियों के तौर पर पहुंचाई जा रही है, और उसका असर कहीं, उसका प्रभाव कहीं सबसे ज़्यादा है। हमें ये सिखाया गया था जब हमने पत्रकारिता की कि पत्रकारिता की भाषा ये होनी चाहिए, या संप्रेषण की भाषा उसे कहा जाए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जो समझ में आ जाए, आप बोलें और समझ में आ जाए। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब होता है, जब हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसमें भाषा से कहीं ज़्यादा आपकी भाव भंगिमा महत्वपूर्ण होती है, बॉडी लैंग्वेज। आप हाथ के इशारे से, आंख के इशारे से आप अपनी बात को कन्वे कर देते हैं, और वो कन्वे हो जाती है। वहाँ उच्चारण दोष का कोई मतलब नहीं होता,
चलो चाय पीने चलते हैं। मैम चाय चाय, चलो चलो चलो। कन्वेट क्या कहा हमने? चलो चाय पीने चलते हैं। लेकिन क्या आप जब टीवी पर, रेडियो पर या किसी सोशल मीडिया पर, अपने किसी प्लेटफॉर्म पर किसी को कुछ भी कन्वे करना चाहते हैं तो क्या इस तरह से बोल सकते हैं? तो फिर वहां अगर हम नहीं बोल सकते तो वहां हम भाषा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात सर, गोविंद सर, प्रताप सर, हमने एक काम और किया है। टीवी देखने और सुनने का माध्यम है, लेकिन हमने उसको पूरा स्क्रीन भर दिया है लिख लिख कर। देखते हैं आप लोग, टॉप बैंड, ये हमारी भाषा में हम बोल रहे हैं, टॉप बैंड, लो बैंड, एल बैंड, टिकर, ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग, मतलब इतना छोटा सा वहां आपको दृश्य नजर आता है और पूरा लिखा हुआ। श्रव्य और दृश्य खत्म कर दिया टीवी ने, सिर्फ उसको लेखनी से भर दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शुद्ध तो लिखें। हम शुद्ध नहीं लिखते। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, मेरे पास वो अधिकार नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने चैनल में एक बहुत छोटे से डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, तो मेरी वहाँ की जिम्मेदारी और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वहाँ ये सब चीज़ें ना हों। लेकिन मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी पूरी टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि वहाँ बोला तो क्या जाता है, ये तो बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं, आप लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन लिखा जो जाता है वो भी बड़ा कष्टकारी है। मैं ये मानता हूं कि हर भाषा में कुछ सही शब्द होते हैं, उस भाषा के शब्द होते हैं, और कुछ प्रचलित शब्द, वही शब्द प्रचलित हो जाते हैं, जो प्रचलन में आ जाते हैं, जो बोलना शुरू कर सकते हैं, जो कर देते हैं हम लोग, उसे कहते हैं कि वो ये प्रचलन में है, ये प्रचलित शब्द हैं। तो भले ही उसका उच्चारण गलत हो, भले ही आप उसे ठीक से न बोल पाएं, न लिख पाएं, लेकिन उसे चलने दीजिए। साहित्यिक भाषा, संपादकीय भाषा, उस पर तो हम, संस्कृत नृष्ट भाषा, उस पर तो सर हम जा ही नहीं रहे। अगर वहाँ जाएंगे तो फिर मुझे ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि हम खुफिया बोलते हैं सर। हिंदी उर्दू को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये तो आम बोलचाल की भारतीय भाषा है। आजकल उर्दू तो है नहीं, उर्दू कौन जानता है? तो अगर आप ये कहें कि ये शब्द उर्दू का है तो हम तो मानने से इनकार करते हैं, वो उर्दू का है ही नहीं, हम उसे हिंदी का ही शब्द मानते हैं, क्योंकि हिंदी ने उसे आत्मसात किया है। उर्दू तो कोई नहीं जानता। लिपि तो आज मुझे लगता है कि भारतवर्ष में बहुत पुराने कुछ लोग रहे होंगे सर, बचे होंगे, वो लोग उर्दू लिपि जानते होंगे, बाकी उर्दू वाले भी लिपि नहीं पढ़ते, वो भी नहीं जानते। और जहाँ तक बोलने का प्रश्न है, उर्दू बोलने का, तो ये कोई आज ये दावा नहीं कर सकता कि मैं उर्दू वाला हूँ और मैं अच्छी उर्दू बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप, हम सब हिंदी वाले भी, शुद्ध हिंदी वाले भी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, लेकिन फिर हमारे वो साथी जो खुफिया बोलते हैं, और चलिए ये तो उर्दू का हो गया, मान लिया, मुहिम, संवाददाता, लेकिन गोविंद सर, प्रताप सर हम लोगों को नहीं रोकते संवाददाता बोलने पर। ठीक है या नहीं? हमने ठीक बोला या नहीं बच्चों? बताओ, आगे वाले आपने ठीक बोला ना? आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता सृष्टि के पास। सही बोला या गलत बोला? सही बोला? आप जोर से बोलो, हाँ या नहीं? सही बोला ना? देख लीजिए सर, क्या होता है बताओ? रिपोर्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, आप सब जर्नलिज्म के बच्चे हो। किस कॉलेज के हो? आपके कॉलेज के तो नहीं सर? सर के कॉलेज के कितने बच्चे हैं बताओ? अभी टेस्ट लेते हैं। तो सर ये तो आपकी गलती है सर, आपकी जिम्मेदारी है सर। वो अमिताभ बच्चन की बहू का क्या नाम है? कौन बच्चा बताएगा?
ऐश्वर्या राय, क्या नाम है? ऐश्वर्या राय सर, देख लीजिए सर। और वो सोनाक्षी सिन्हा के पापा का क्या नाम है? शत्रुघ्न सिन्हा। क्या नाम है ऐश्वर्या वो सोनाक्षी के पापा का? शत्रुघ्न सिन्हा। जोर से बोलो यार, देखा नहीं क्या पुराने जमाने के, इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी यार नेता हैं बड़े। हाँ, बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप सभी से, आप हमें टोकिए, अपने बच्चों को टोकिए, आम बोलचाल की भाषा ज़रूर हो। हाँ, एक और मन में आ गई सर बात, यहाँ अंग्रेजी वाले कितने लोग हैं? हमें बहुत बुरा लगता है जब हमारे आजकल के बच्चे आते हैं, वो आपसे बात करते हैं और कुछ भी हिंदी के अंक या हिंदी का कोई शब्द या हिंदी का कोई वाक्य उन्हें समझ में नहीं आता है तो बहुत गर्व से कहते हैं कि सॉरी मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी समझ नहीं आई, प्लीज़। क्यों? उतने ही गर्व से आप ये कह सकते हैं कि सॉरी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप हिंदी में बोल दीजिए। आप शर्म से डूब मरेंगे, आप पानी पानी हो जाएंगे, आप मुंह छुपाने लगेंगे। क्यों? जब अंग्रेजी वाले एक मिस प्रोनंसिएशन पर, एक उच्चारण दोष पर आपको खारिज कर देते हैं सर, आपको खारिज कर देंगे वो। अगर आपने उनके एक शब्द को सही उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते तो वो आपको ये मान लेंगे, सर मैम क्या आप अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, आपको कुछ नहीं आता। नहीं, आपको आती नहीं अंग्रेजी, आप बिल्कुल फिट नहीं है, आप ठीक कह रही। क्या आप जिस तरह से गलत हिंदी बोलते हैं, टूटी फूटी उल्टी सीधी हिंदी बोलते हैं, वैसी अंग्रेजी बोल, अंग्रेज़ों के बीच तो छोड़ दीजिए, हमारे अपने भारतीय जो अंग्रेज़ी जानते हैं, जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनके सामने कॉन्फिडेंटली कुछ भी अंग्रेज़ी बोल देते हो, बोल सकते हो। एक सेंटेंस बोलने में आपको नानी याद आ जाती हैं, आपको इतनी शर्म आती है कि पता नहीं कौन सा अपराध कर रहे हैं आप। क्यों भाई? जब आप हिंदी के साथ ही कर सकते हैं तो अंग्रेजी के साथ भी कीजिए। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि भाषा को बचाना बहुत जरूरी है और हमें प्रताप सर, गोविंद सर, डॉक्टर योगी, बहुत डर लगता है, विश्वास कीजिए बहुत डर लगता है। कितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग आप बैठे हैं, अगर एक वाक्य कोई भी संस्कृत में पूरा बोलकर अभी मुझे बता दे यहाँ पर, राम रामो रामा जो हमने पढ़ा है, रटा है, उसके अलावा। थैंक यू मैम, आपने इज्जत रख ली। एक है श्लोक। न आप गोविंद सर से कुछ बात कीजिए, गोविंद सर के बारे में कुछ पूछिए उनसे। आज के कार्यक्रम के बारे में एक वाक्य बोलिए मैम। नहीं, अरे टेस्ट थोड़ी ले रहे। नहीं टेस्ट नहीं। बैठिए मैम, प्लीज बैठिए। ये बात हमने क्यों कही? आज हमारे जो युवा माता पिता हैं, जो नए माता पिता बनते हैं, युवा पीढ़ी है हमारी, वो अपने बच्चों को, उनका उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी सिखा दें। सारी बात अंग्रेजी में, खाना खाना है, पानी पीना है, कुछ मांगना है, बच्चा नहीं मांग, छोटा होता है तो उसे समझाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नहीं मानता तो फिर पढ़ना शुरू होता है बेचारा। तो आप ठीक है, कम्युनिकेट कीजिए, मीडिया में आम भाषा का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन भाषा को कम से कम समझिए। आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए,
शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको भाषा आनी चाहिए। और हमारा ये मानना है, एक मीडिया कर्मी, एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये मानना है कि जब तक आप प्रभावशाली पत्रकार नहीं हो सकते, न सिर्फ अखबारों में लिखने वाले आपकी तरह या मेरी तरह बोलने वाले, जब तक आप नहीं हो सकते अच्छे पत्रकार या अच्छे भाषाविद या भाषा को जानने वाले नहीं हो सकते, जब तक आप भाषा को पूरी तरह से नहीं समझते। हिंदी बोलना बिल्कुल अलग बात है, सब बोल लेते हैं हम लोग। जिस तरह से एक जोक आपको चुटकुला सुनाएं, एक बार एक भारतीय हमारा मित्र गया अमेरिका और लौट कर आया, तो हम लोग सब बड़े एक्साइटेड थे। उससे पूछा कि भाई सबसे अच्छी बात आपको अमेरिका की क्या लगी? तो बहुत सारी वहाँ राज्यों में घूमा, तो उसने कहा मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है वहाँ पे। तो हम भी बच्चे बच्चे, हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, हमारा भी छोटा सा बच्चा हिंदी बोलता है। हिंदी बोलना तो हम वैसे ही जन्मजात, नहीं कोई सिखाता थोड़ी है, वैसे ही सीख जाते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदी नहीं, कोई भी भाषा, जो भाषा हो आपकी, और क्योंकि आप पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना है, व्यावसायिक दुनिया में जाना है, तो आप जो भी भाषा आपकी हो जिसमें आप काम करें, अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी सीखें, व्याकरण उसका आपको पता होना चाहिए। हिंदी है तो उतनी अच्छी हिंदी सीखें। हम सिर्फ हिंदी, अखबारों वाली हिंदी हम पढ़ते हैं, हम अखबार, आपने ठीक कहा, चले गए हर्षवर्धन जी की, मेरे फ्लोर पे सिर्फ एक उन्हीं के घर में अखबार आता है। हमें लगता है कि सिर्फ उनकी बात नहीं है, आज तो पूरी बिल्डिंग में अगर 2-3 घरों में अखबार आता हो तो बड़ी बात है, या कोई संपादक वहाँ रहता हो या कोई पत्रकार रहता हो बेचारा, तो 1-2 अखबार मंगवा लेता हो तो बड़ी बात है। वरना आप लोग भी नहीं मंगवाते हैं, आप लोगों ने भी ख़त्म कर दिया है। बहुत अच्छी बात है सर। बच्चे आपके, आप बच्चों को पढ़वाइएगा। क्या 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 बेचने शुरू कर दिए सर? मैं सभी, अच्छा पीडीएफ भेजने, हाँ ऑनलाइन, हाँ ठीक, हाँ सर बिल्कुल सर। लेकिन वो हम, मुझे लगता है कि जब तक वो पुराने लोग, हाँ आदत ख़त्म हो गई है, लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, आप कविता कहानी नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए। और पढ़ने से आपकी भाषा समृद्ध होती है, पढ़ने से ही आपकी भाषा आएगी। आप नहीं सीख सकते। भाषा सीखने का जो हमें जो सबसे सरल उपाय नज़र आता है वो है पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। आपको जो पढ़ना है पढ़ो। आपको नहीं लिटरेचर में मन लगता है तो आप साइंस पढ़ें, एजुकेशन के बारे में पढ़ें, जो आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ें। लेकिन अगर साहित्य आप पढ़ लेते हैं, अगर कविता कहानी आप, उपन्यास आप पढ़ना शुरू कर देते हैं किसी भी भाषा का, तो विश्वास कीजिए भाषा में तो कम से कम आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। शब्दों में कोई वोकैबुलरी है आपकी, भर भर के आपके पास शब्द आएंगे। हम टीवी वालों के लिए एक बड़ी चुनौती है सर। एक लाइन की, हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं, लाइव होते हैं हमेशा, एक लाइन की खबर आ जाती है, बस ख़त्म। महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति की सरकार गिरी, ख़त्म। अब पता ही नहीं, अब आपको लगातार बोलना है। सॉरी, नहीं सर वो तो पापी पेट का सवाल है सर। तनख्वाह कहाँ से आएगा, वेतन कहाँ से आएगा सर, क्या करेंगे? तो बच्चों, अगर आपकी भाषा अच्छी हुई, अगर आप जानते हैं, तो इस एक लाइन को 10 तरह से बहुत अच्छे सुंदर शब्दों के साथ, वाक्य विन्यास के साथ, अलंकारों का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। और ये आप कैसे सीख सकते हैं? इसका मूल मंत्र, गुरु मंत्र ये है कि आप साहित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास जो पसंद आए वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। भाषा में आपको जीवन में कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं मार पाएगा। प्रयास कीजिए आप वरिष्ठों से, मंचासीन विद्वजनों से, आप सभी से ये निवेदन है मेरा, हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर हम गलत बोलें तो हमें डांटिए, हमें भी डांटिए और अपने बच्चों को भी घर में डांटिए, उन्हें ठीक कीजिए। आप लोग आपस में भी एक दूसरे को ठीक कीजिए। हमारा हर थोड़ी देर पे हमारी बोली बदल जाती है। हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं के अलावा इतनी सारी सैकड़ों बोलियां हैं। लेकिन अगर हम मीडिया में काम कर रहे हैं
तो वहाँ एक दूसरे को सुधारना आपकी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मालवा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ डबल ओ की मात्रा नहीं होती सर। मेरे पिताजी अच्छे बड़े साहित्यकार हैं, 20-25 किताबें उनकी आ चुकी हैं, लेकिन वो हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा मेरा बेग दे दे। वो औरत जा रही है, उसे बुला, बेटा मेरा पैर दबा दे, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई उन्हें बोल ही नहीं सकता कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन जब वो कम बोलते हैं मंच वंच पे तो उनका काम नहीं होता, जब बोलते हैं तो लगता है कि अरे वाह बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं। जब वो लिखते हैं तो सवाल ही नहीं है कि ज़रा औरत ही लिखेंगे, पैर ही लिखेंगे, पैसे ही, मेरे पैसे वापस दो, ऐसे कैसे, पैसे तो दो। तो इस तरह फिर हमारा अब पूर्वांचल और बिहार में चले जाओ तो कैसे हो सुरेश, और शशि, ठीक हो शशि, शशि नाम है ना तुम्हारा। तो लेकिन हम उसे ठीक भी नहीं करते हैं कि भैया ठीक है यार, ये गलत नहीं है, आप बोलो, लेकिन अगर आप मीडिया में हो तो शशि बोलो। और ये हमारी जिम्मेदारी हो गई, और हमारे संपादकों की जिम्मेदारी, गोविंद सर और प्रताप सर की जिम्मेदारी ये हो गई कि वो शशि बोले तो ही। शशि और शशि क्या फर्क है दोनों में? तो ये आप दुरुस्त कर दें या आप ठीक कर दें सर। प्रधानमंत्री किस तरह से बोले वो भी आप ठीक कर दीजिए, और प्रतिनिधिमंडल हम कैसे बोले वो भी आप हमें ठीक कर दीजिए, और प्रतिनिधिमंडल हमसे लिखवा के भी देख लीजिए, स्तुति भी हमसे लिखवा के देख लीजिए। भाई हम महाराष्ट्र में अगर रह रहे हैं, मैंने मुंबई में काम किया तो वहां पर तो सृष्टि थी, सृष्टि थी ही नहीं। हमारी एक सीनियर थी, वो स्मृति थी, और वो रिपोर्टर भी, मतलब कई बार लाइव भी देती थी। तो हमारे सारे साथी एंकर उन्हें बोलते थे स्मृति आइए हम आपको हमारी संवाददाता सर, हमारी संवाददाता स्मृति के पास लिए चलते हैं। और एक दिन मैंने जोर देकर संवाददाता बोल दिया तो सब हंसने लगे, ओए क्या बोल रहा है, क्या ऐसे ऐसे थोड़ी बोलते हैं, गलत बोल रहे हो आप। तो प्लीज आप बड़ों से निवेदन कि हमें ठीक करें, और बच्चों पढ़ने लिखने की आदत प्लीज़ डालिए, खूब पढ़िए, साहित्य पढ़िए। साहित्य पढ़ने के लिए इसलिए ज़ोर दे रहे हैं कि भाषा आपकी वाकई अच्छी हो जाएगी, और अगर आप मीडिया में जाएंगे तो औरों से अधिक प्रभावशाली होंगे, जाने पहचाने जाएंगे, आपको खुशी होगी। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सईद अंसारी जी। हर समय की अपनी चुनौतियां होती हैं, और भाषा, संवाद, ये हर युग में इसकी अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं, और जिन चुनौतियों की और जिन समस्याओं का आपने यहाँ पर जिक्र किया, निश्चित रूप से ये बहुत प्रासंगिक है, और हम इसके बारे में चिंता करेंगे, इस पर बात करेंगे और इसमें सुधार करेंगे, ऐसा इस मंच से भी आग्रह है, और इस मंच की अपेक्षा भी है। इस प्रकार के सत्रों की यही सार्थकता भी है। आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अपने ही बीच के कुछ उदाहरणों से हमें समझाने का प्रयास किया कि कैसे चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने के अभाव में कैसे बदलती चली जाती हैं, और फिर वो एक रीति बन जाती हैं, एक परंपरा बन जाती हैं, और वैसा ही हम मानने लगते हैं। आपने भी स्वभाषा के सम्मान की बात कही। जब तक हम अपनी भाषा पर सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेंगे, भाषा कोई भी हो सकती है, हमें दुनिया की सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, और भाषाएं सीखनी चाहिए, बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है किसी का भी। भाषाएं एक दूसरे की सहोदर होती हैं, भाषाओं का एक दूसरे से कोई विरोध नहीं होता है, भाषाओं की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, अंग्रेजी से किसी का दुराग्रह, कोई दुराव भी नहीं है। लेकिन भाषा अपनी, जिसमें हम सपने देखते हैं, जिसमें हम विचार करते हैं, उस भाषा से दूरी बनाएंगे तो सच में हम अपने भाव से दूरी बनाते हैं, अपने आप से दूरी बनाते हैं। इसलिए उन जड़ों से जुड़ना आवश्यक है।
आपका बहुत बहुत आभार सईद जी, हमें फिर से चेताने के लिए, और हम सबको, और ख़ास तौर पर हमारी जो नई पीढ़ी यहाँ पर है, वो भले ही वो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, वो भले ही कहीं के भी किसी भी विषय के विद्यार्थी हैं, लेकिन अपनी भाषा में विचार करेंगे और अपनी भाषा पर गर्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मौलिकता के साथ विचार कर पाएंगे, मौलिकता के साथ ज्ञान का सृजन कर पाएंगे। मैं अब आदरणीय श्री प्रताप सोमवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री प्रताप सोमवंशी जी पत्रकार और साहित्यकार दोनों हैं, तो भाषा के विषय पर आपका अधिकार है। माननीय प्रताप सोमवंशी। धन्यवाद योगी जी। इस सत्र के अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ सहयोगी रहे डॉक्टर गोविंद सिंह, सईद अंसारी साहब, और यहाँ से बोल के चले गए हमारे अनुज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और मित्रों, मैं 12:29 का समय घड़ी दिखा रही है पीछे जो टाइमर लगा है, तो मैं अपनी बात को पूरी कहूँगा लेकिन बुलेट्स में कहूँगा, पॉइंट्स में कहूँगा, तो थोड़ा जल्दी से बातें हो जाएंगी। पहली चीज़, आज का जो सत्र का विषय है कि भारतीय भाषाओं का मीडिया, तो आप देखिए कि जो भाषाओं का मीडिया है उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि अगर अभी हम गूगल पे जाके चेक करें या किसी AI ऐप पे जाके चेक करें कि वर्ल्ड की टॉप 5 न्यूज़ एजेंसीज़ अगर हम देखें तो आपको वो जापानी मिलेंगी, चीनी मिलेंगी और हिंदी की मिलेंगी। अगर आप संसार के सर्वश्रेष्ठ 5 अखबार सर्च करें कि जो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड हैं, तो उसमें 2 जापानी मिलेगा, 1 चीनी मिलेगा, 2 भारतीय हिंदी के मिलेंगे। यानी जिससे हम सबसे ज़्यादा भयाक्रांत रहते हैं, अंग्रेजी, उसका नंबर कहीं नहीं आएगा। देश के 10 बड़े अखबार, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड अखबार की बात अगर हम करें तो पिछले 1 दशक से एक अखबार उसमें शामिल हो गया है उन टॉप 10 की सूची में। बाकी जैसे भी योगी जी कह रहे थे शुरू में कि भारतीय भाषाओं का मतलब खाली हिंदी की बात नहीं, तो आप सोचिए कि मलयालम का अखबार, मलयालम में अखबार, जो मलयाली अखबार हैं, उनकी संख्या इतनी है कि वो टॉप 10 की सूची में आते हैं 1 मिलियन नंबर्स के साथ। लेकिन अंग्रेजी का एक अखबार है, तो हम अंग्रेजी की महत्ता कम नहीं होती, अंग्रेजी की भूमिका कम नहीं होती। मेरे बोलने का कोई आशय नहीं है कि अंग्रेजी को हम कमतर दिखाएं, छोटा दिखाएं, लेकिन आप अपने भीतर अपनी भाषा की शक्ति को पहचानें और ये जानें कि आपकी भाषा, आपकी जो शक्ति है वो कितनी प्रबल है और कितनी प्रभावी है। आपको उससे भय नहीं खाना है कि एक जो ओवरव्यू बाहर से दिखाई पड़ता है वो क्या है। जो असलियत है वो मैंने बताया। ये जो मैंने सारी जो जानकारियाँ दी, ये सारी जानकारी आप गूगल के एक क्लिक से ले सकते हैं, किसी AI ऐप से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। भाषाओं का मीडिया जरूरी इसलिए है, आप देखिए 2-3 मैं व्यक्तियों के उदाहरण से भी अपनी बात कहूँगा। प्रोफेसर राजीव संगल IIT-BHU के डायरेक्टर थे, उससे पहले वो IIIT हैदराबाद के डायरेक्टर थे। तो IIIT भारतीय भाषाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, ख़ासतौर पे हिंदी के लिए बहुत काम किया है। और तो वहाँ उन्होंने एक लैंग्वेज लैब बनाई थी। तो उस लैंग्वेज लैब में करीब 2011 में मैं गया था, और कुछ दिन में वहाँ IIIT के कैंपस में अलग अलग भाषाओं के लोग वहाँ थे। तो
उनके साथ भी मैंने समय बिताया था, फिर एक लंबा हमारा संबंध रहा उनसे। तो वो एक मॉडल बना रहे थे पूरे तेलुगु भाषी स्कूलों में कि कक्षा 5 तक, जैसे पहले होता था कि मैं भी उसमें शामिल हूँ कि कक्षा 6 से हमने अंग्रेजी पढ़ी, 5 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी जैसे गांव में जो पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने इसी चीज़ को फिर से कहा कि कक्षा 5 तक के विद्यालयों में 100 विद्यालय ऐसे हम चुने जिसमें अंग्रेजी न पढ़ाई जाए। उसके पीछे उनका मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि जो बच्चे थे, जो अभी सईद कह रहे थे कि जो बच्चे पूछते हैं कि आपने कहा कि 12, तो बच्चा कहता है ये 12 बने, तो आप कहते हैं 12, तो 12 और 12 का फासला उसके पास न रहे। बच्चा जो बिना कहे पानी को मम बोलता है, फिर आप पानी बताते हैं, फिर उसे थप्पड़ मार के जैसे उन्होंने कहा वाटर बताते हैं, तो ये पूरी यात्रा उसकी इस तरह से ना हो। तो उन्होंने कहा कि जब हम 5 तक तेलुगु सिखाएंगे तो वो बच्चा तेलुगु में पेड़, तेलुगु में वनस्पति, तेलुगु में आसपास की जो चीज़ें हैं, तेलुगु के जो मुहावरे हैं, तेलुगु की जो कहावतें हैं, और वो बच्चा जो 5 में पढ़ रहा है, वो उस बच्चे की उम्र 10 या 11 साल की हो जाएगी तो उसके रीजनिंग फैकल्टी में उतनी चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी जो उसके लिए जीवन भर काम आएंगी। तो वो प्रयोग बहुत कारगर नहीं हुआ, लेकिन प्रयोगों का कारगर न होने का मतलब प्रयोगों का विफल होना नहीं होता है। वो प्रयोगों के बीज होते हैं जो अलग अलग तरीके से पेड़ और पौधे बनते हैं। अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ 2 व्यक्तियों के हवाले से। एक नाम है वसंता मनी। वसंता मनी इस देश के श्रेष्ठ गणितज्ञ प्रोफेसर जे मनी की पत्नी थी। उनके पास जो वाइल्ड लाइफ की किताबें थी उनका एक भंडार था, बहुत रखती थी वो किताबें। मैं उन्हें दीदी कहता था, इलाहाबाद में रहता था मैं तब। तो उनसे हम किताबें मांग के ले आते थे, क्योंकि बड़ी महंगी होती थी उस ज़माने में किताबें। 1-1 हज़ार रुपए की किताबें होती थी पहले, मतलब अब से करीब 30 साल पहले। तो वो दे देती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी रुचि थी। तो बहुत सुंदर हिंदी बोलती थी। तो मैंने कई बार सोचा और एक बार हिम्मत करके कहा, दीदी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा, सुनो, तुमको हिंदी आती है इसलिए हिंदी अच्छी लग रही है, मेरी तमिल भी अच्छी है। तो उन्होंने सिखाया कि अगर आप भाषा से प्यार करते हैं, अगर आपको भाषा से अनुराग है, तो आपकी सारी भाषाएं अच्छी होंगी। जो लोग कहते हैं सॉरी मेरी हिंदी वीक है, यकीन जानिए उनकी अंग्रेजी भी ख़राब है। हाँ जी, हाँ। दूसरा उदाहरण मेरे मित्र हैं, आप में से कुछ लोग शायद उन्हें जानते भी हों। इस देश के बड़े मूर्तिकार हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित, तो बड़े देश के ज्ञान सिंह, जो मार्बल पे काम करते हैं। उनकी प्रदर्शनियां भी लगती रहती हैं, आजकल उदयपुर में रहते हैं। तो उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। तो उनको लगता था कि यार मेरी एग्जीबिशन होती है, तो बड़े वो कॉम्प्लेक्स में रहते थे। यहाँ जब एग्जीबिशन करते थे दिल्ली में, जहांगीर आर्ट गैलरी में, मुंबई में, तो एक आध आदमी रखे रहते थे साथ में कि वो अंग्रेजी बोल देता था, तो बड़े परेशान रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अब की मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाँव का आदमी, मैंने इतना करके ये अंग्रेजी नहीं सीख सकता। तो किसी अंग्रेजी के टीचर ने बताया कि अरे 3 महीने में सीख सकते हो। तो ज्ञान सिंह ने पूरी कसरत की और जाके अंग्रेजी सीखने लगे, और एक किसी अंग्रेज को उन्होंने हायर किया, उससे सीखने की कोशिश शुरू की। तो BHU में जहाँ से उन्होंने MFA किया था, वहाँ अपने प्रोफेसर के यहाँ गए, और प्रोफेसर ने पूछा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ, और बहुत अब
तो कहे बोलो। बोले अभी आपके सामने तो बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगली बार आपके सामने बोलूँगा। तो उन्होंने ज्ञान सिंह को कहा कि तुम खड़े हो, ज़रा गेट पे आओ। तो ज्ञान सिंह गेट पे गए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब तुम यहाँ से निकल लो, और यहाँ से 4 मकान आगे जिस प्रोफेसर का घर है वो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, जाके उनसे मिलो। मैंने जो तुम्हें समय दिया है, मैंने कलाकार ज्ञान सिंह को समय दिया है, जिसको कला की भाषा आती है। कला की भाषा आती है, उसको किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। और वो ज्ञान सिंह जो एक भाषा का दास हो गया है, अपनी कारोबारी ज़रूरतें के लिए अपना कला का समय खर्च करके ये हो गया है कि वो अंग्रेजी सीखेगा, मुझे उस ज्ञान सिंह से बात ही नहीं करनी, तुम जाओ। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, उन्होंने कुंडी खटखटाई, फिर उनसे माफ़ी मांगी और बोला मैं जाते ही अंग्रेजी का शिक्षक हटाऊंगा और फिर मैं अपने कला पे केंद्रित रहूंगा, और जो भाषा मैं सीख पाऊंगा सीखूंगा, नहीं सीख पाऊंगा नहीं सीखूंगा, लेकिन मैं किसी समझौते के तहत, किसी दास्ता के तहत, किसी मजबूरी में, किसी लालच में, किसी लोभ में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरी जो अपनी नेचुरल स्किल, मेरी जो अपनी स्वाभाविक गति है, उसको मैं प्रभावित करूं। तो भाषा के प्रति राग, अनुराग होना, भाषा सीखने के प्रति आकर्षण होना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन आपकी जो अपनी नेचुरल स्किल है, जो आपके पास अपना जो गुण है, उसको विकसित करना एक बड़ी चीज़ है। तो ये विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि उस स्किल को ज़रूर बनाएं और बचाएं। और आप देखिए कि जैसे सईद कह रहे थे कि पढ़ना वास्तव में बहुत ज़रूरी है। मैं करीब 25 सालों से, और करीब 10 साल से बंद हो गया, 15 साल तक मैं देश के सभी विश्वविद्यालयों में कैंपस इंटरव्यू करने जाता था, अलग अलग संस्थानों में। तो एक सवाल था जो बच्चों से सामान्यतः हर सत्र में एकदम आउट था, उनसे पूछते थे कि कोर्स के अलावा पढ़ी हुई 5 पुस्तकों के नाम बताओ। आप सोचिए कि 15 साल से एक आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है, कोर्स के अलावा पढ़ी हुई 5 पुस्तकों के नाम बताओ। बच्चे नहीं बता पाते थे। उसमें बताते थे प्रेमचंद, अगला चेतन भगत, अगला रामचरितमानस। अलग अलग काल, शताब्दियाँ भी अलग अलग, और कोई कबीर वबीर भी मिल जाता था। तो कबीर से और तुलसी से चेतन भगत तक की यात्रा में तो कहे प्रेमचंद पढ़ा है, चलो। मैंने कहा गोदान के आखिरी पन्ने से बात शुरू करते हैं। बोले वो तो हम भूल गए। बोले भूल गए, कब पढ़ा था? तुम्हारी जितनी उम्र है मैंने तो तब पढ़ा था, उससे पहले। तो सच ये है कि जैसे नवाज़ देवबंदी का एक शेर है कि हमें बहुत सी ज़बानें सिखाई जाती हैं, वो चाहता है हमारी ज़बान कोई ना हो। तो हम आजकल जो ये मल्टी लैंग्वेज का दौर चल रहा है, इसमें जो आपकी अपनी भाषा है उसको पहचानें, क्योंकि आपकी अपनी भाषा को जब आप पहचानेंगे तो उसकी शक्ति पहचानेंगे, और अपनी भाषा की उसी शक्ति में भारतीय मीडिया का भी भविष्य है। और भारतीय मीडिया का जो भविष्य है वो आपकी भाषा, आपकी समझ, आपके ज्ञान से ही संचालित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी भाषा में पढ़ना, अपनी भाषा में लिखना, अपनी भाषा में बात करना, यही एक तरीका है, यही एक अनुशासन है जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिससे हम शायद अपने भाव को भी और अपनी भाषा को भी अधिक मजबूती दे सकेंगे, अपने संवाद, अपने संप्रेषण को और अधिक सशक्त बना पाएंगे। मुझे आदेश हुआ है कि ये सत्र समय पर समाप्त किया जाए, इसलिए मैं अधिक भूमिका ना रखते हुए आदरणीय प्रोफेसर गोविंद सिंह जी को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सर्वथा सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इस सारी चर्चा में। जितनी बातें आई हैं उसको एक तरह से एक
एक दिशा देने के लिए कि हम यहाँ इस सत्र से क्या लेकर जाएं कि भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए, भारतीय भाषाओं के मीडिया में जो लिखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। आदरणीय प्रोफेसर गोविंद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई योगी जी। योगी जी प्रोफेसर हैं गुरुग्राम विश्वविद्यालय में, और इन्होंने वहाँ मीडिया का नया कोर्स चालू किया है। यही उसके फाउंडर एक तरह से रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। काफ़ी अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत सारे आईएमसी के बाद जहाँ इस तरह के प्रोफेशनल तरीके की ट्रेनिंग होती है, उस मामले में गुरुग्राम विश्वविद्यालय बहुत बढ़िया नाम कमा रहा है। इसलिए मैं कम से कम आपके परिचय के समय ये बात नहीं कही गई थी, मुझे लगा कि देना चाहिए। मंच पर उपस्थित मेरे दोनों भाई प्रताप सोमवंशी जी और सईद जी, और इससे पहले जो चले गए उनको भी अनुपस्थिति सही, लेकिन उनका भी नाम लेना ज़रूरी है। ये दोनों ही लोग जो है, प्रताप जी और हम लोग अमर उजाला में साथ साथ काम कर चुके हैं। बहुत ही सज्जन लोग हैं, और एक तरह से पत्रकारिता का जो स्वरूप आज हो गया है उससे एकदम अलग है। यानी पत्रकारिता का जो रूप हो गया है आज की तारीख में, मतलब आज से 20 साल पहले, बल्कि 20 साल से भी थोड़ा और पहले जाएं, 30 साल पहले पत्रकारिता की बड़ी इज्जत थी, मीडिया की बड़ी इज्जत थी एक तरह से समाज में। और कोई आदमी पत्रकार बन जाता था तो चारों तरफ चर्चा हो जाती थी कि वो फलाना पत्रकार है। मैं जब ट्रेनी जर्नलिस्ट बना था, प्रशिक्षार्थी पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया में बना था, तो पूरे उत्तराखंड में खबर फैल गई थी कि हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का एक लड़का धर्मयुग में पहुंच गया है। तो बड़ी चर्चा एक तरह से होती थी। आज वैसी होती नहीं है, और आज उस तरह की प्रतिष्ठा भी नहीं है। जो लोग पत्रकार बनते हैं वो कई और कारणों से बनते हैं, लेकिन उस तरह की जो आदर पूर्ण प्रतिष्ठा जो वाली बात है वो नहीं होती है। तो ये एक समस्या है। तो दोनों ही लोग बहुत ही सोबर और बहुत ही संयत भाषा वाले। प्रताप जी तो कविता को बचाए हुए हैं। मैं अभी मिले तो मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, जिस पत्रकारिता में से साहित्य बिल्कुल गायब हो गया है, वहाँ आप कविता के झंडे को बरकरार रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हैं। और सईद भाई भी बहुत ही संतुलित, बहुत ही बढ़िया तरीके से जिस तरह से कहते हैं कि आपका अपना अंत में खबर पढ़ने के बाद अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो बड़ी तसल्ली होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे दोनों ही लोग जो है यहाँ हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं। आदरणीय नारायण कुमार जी बहुत इस उम्र में भी बहुत ही भक्ति भाव से इस कार्यक्रम में आते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ हमारे भोपाल से जवाहर कर्णावत जी आए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता, वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता का बहुत गहरा अध्ययन किया है। ऐसे लोग भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कार्यक्रम खत्म होने तक हॉल लगभग भर गया है। शुरू में जब आए थे तो 2 ही पंक्तियाँ थीं और बाकी खाली थे, और ये आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ तो सुनेंगे। तो मैं इन बातों के साथ एक तरह से थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन जो लोग वक्ता गण आए हैं अभी तक, उनके बारे में बोलना चाहूँगा। त्रिपाठी जी जो कि कमेंटेटर हैं, अलग अलग चैनलों में जाते हैं और किसी एक चैनल के साथ नहीं बंधे हुए हैं, और उन्होंने भी कई बातें जो है बहुत बढ़िया कहीं, कैसी भाषा, किसकी भाषा। और उन्होंने बड़ी, मतलब राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं, तो इसलिए बार बार जो है वो राजनीतिक सत्ताधारी की भाषा तो नहीं बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस की भाषा तो नहीं बोल रहे हैं, लोकल पावर इक्वेशंस के हिसाब से आपकी पत्रकारिता की भाषा तो नहीं बन रही, इस तरह की बातें कही। और साथ ही साथ चिंता भी व्यक्त की कि अखबारों के पाठक जो है लगातार घट रहे हैं, उनके अपने परिवार में लोग पढ़ने कम हो रहे हैं, हम सब के परिवार में कम हो रहे हैं। मैं तो पत्रकारिता की क्लास में जब भी जाता हूँ, सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं।
तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के लिए जो विद्यार्थी आते हैं वो भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो भी अखबार पढ़ के नहीं आते हैं। आईएमसी में चूँकि लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, इसलिए वहाँ पर आकर के पढ़ते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी तो वो भी नहीं पढ़ते हैं, एडवर्टाइजिंग वाले वो भी नहीं पढ़ते हैं, रेडियो टीवी वाले भी नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमको क्या मतलब इससे अखबार से, तो पढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसे में क्या हालत होगी, वो चिंता जो है हम सभी लोगों की बहुत गहरी चिंता है। और तो इसलिए उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी इस मामले में। सईद जी ने बड़े तसल्ली से और बड़े इत्मीनान से, जो पतन हुआ है एक तरह से टेलीविज़न पत्रकारिता की वजह से, और टेलीविज़न पत्रकारिता में आज भी जो हो रहा है और भाषा को लेकर के खास करके उसके बारे में काफ़ी बातचीत की, और एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक मुहावरे को लेकर के उन्होंने आप लोगों से बातचीत की, वो भी बहुत बढ़िया रहा। और सबसे शुरू में उन्होंने बड़ा दर्द भरा वाक्य कहा कि प्लीज़ इसको बचा लीजिए। तो ये बहुत बड़ी चिंता थी कि एक पत्रकारिता में रह रहा आदमी जो टेलीविज़न में ही एंकर का काम करता है, वो खुद कह रहा है कि प्लीज़ इस भाषा को बचा लीजिए। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चिंता है। और ये केवल हम लोगों से कहा गया वाक्य नहीं था, ये सारे समाज से कहा गया वाक्य है। और इस वाक्य को हम समझें, हमारा समाज समझे, हमारी सरकारें समझें, हमारे शिक्षा, हमारे स्कूल कॉलेज समझें, तो बहुत बड़ी बात होगी, तब उसका कुछ अर्थ होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी बढ़ रही है, ठीक है, हिंदी बहुत बढ़ रही है, लेकिन उससे 4 कदम आगे अंग्रेजी बढ़ रही है। मतलब हिंदी का बढ़ना ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी काफ़ी बढ़ रही है। 1980 में जब हम पत्रकारिता में आ रहे थे, तब जिस हाल में थी हिंदी पत्रकारिता, आज उसकी तुलना में अनेक गुना, कई गुना जो है आगे बढ़ गई। लेकिन उसी अनुपात में उससे भी कई गुना जो है वो अंग्रेजी बढ़ गई है। ये भी हमको सोचना है। तो सईद भाई, आपकी चिंताएं जो है हम सब की चिंताएं हैं और सारे समाज की चिंताएं हैं। ऐसे ही प्रताप जी ने बहुत समस्या के मूल को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने भाषाओं के, हमारी तमाम भारतीय भाषाओं के मीडिया को पकड़ने की बात कही, और जो उदाहरण दिए ज्ञान सिंह जी के या राजीव संगल जी के, वो वास्तव में अद्भुत लोग हैं। राजीव संगल का मैंने एक लगभग 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट सुना था पवन गुप्ता के साथ। वो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और जिस तरह का काम वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रह करके कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा काम था। और उस दिशा में यदि आगे बढ़ती हमारी सरकारें, और ख़ास करके हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो बहुत हमारी ये इस तरह की गोष्ठियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा। और ज्ञान सिंह जी की बात जो है वो अंग्रेजी को लेकर के जो कही गई थी, वो और बड़ी दर्दनाक बात है कि क्योंकि वास्तव में हमारे एक और साथी हैं संक्रांत सानू, उन्होंने वो आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए थे, और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में, हाँ, दूसरा नंबर था उनका आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में। आईआईटी कानपुर से 1990 में शायद उन्होंने किया होगा। तो उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे। 9-10 साल वहाँ रह करके वो अपना काम करने लगे। उन्होंने भाषा पर किताब लिखी। तो वो भी ये कहते हैं कि भाई जो है वो IIM लखनऊ के इंटरव्यू में गए, खादी का कुर्ता और ये सब पहन करके गए। तो उनसे वही पूछा गया कि भाई आप तो हिंदी में बात कर रहे हैं, और कैसे आप IITian है, कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट से आए हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं और खादी का कुर्ता पहने हुए हैं, और IIM से आप MBA करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे कपड़ों की परीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी भाषा की परीक्षा लेना चाहते हैं, या मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो भी उन्होंने वही बात कही थी। वो चूँकि मेरे प्रोफेसर के बेटे हैं और हमारे सामने बहुत छोटे थे, तो उनको मैं बचपन से जानता हूँ। तो बहुत बड़े जेन्युइन किस्म के युवा हैं। तो भाषा को लेकर के बहुत गहराई से काम करते हैं। और उनकी जो किताब थी भाषा को लेकर के, हाँ, तो उसका हिंदी जो हो रहा था, तो मैंने ही उसका संपादन किया था।
तो ये बातें हैं। अब मैं अपनी बात भी थोड़ा सा इसमें रखना चाहता हूँ, हालांकि समय कम है। मुझे लगता है कि जो आज का जो मूल विषय है उसमें एक टेक्नोलॉजी वाली बात भी थी। उसमें जो पत्र लिखा हुआ था उसमें युवा, टेक्नोलॉजी और भारतीय भाषाएं, ये विषय था। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक संदर्भ में ये बातचीत हो रही है। विश्व हिंदी दिवस अब हम लोग मनाने लग गए हैं। तो ऐसे समय में जो टेक्नोलॉजी है वो उसने मीडिया का जो परिदृश्य है वो बहुत बदल दिया है। 1980 में, मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1980 से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत मानता हूँ। तो तब जो पत्रकारिता थी वो सिर्फ पत्रकारिता थी, यानी कि अखबार थे और अखबार थे, पत्रिकाएं थीं, लघु पत्रिकाएं थी थोड़ी बहुत, और उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। रेडियो था, दूरदर्शन बहुत थोड़ा था, और रेडियो जो है सरकारी माध्यम था, तो इसलिए उसको उस तरह से नहीं मानते थे लोग। पत्रकारिता में नहीं मानते थे, सरकारी माध्यम ज़रूर था और पहुंच उसकी काफ़ी थी। तो ये एक तरह से बहुत छोटा रूप था, और वो एक छोटा सा कुटीर उद्योग मान लीजिए। 2-4 बड़े हाउसेस को छोड़ करके, मोनोपोली हाउसेस जो है 4-6 बड़े घराने थे, और बाकी छोटे छोटे अखबार थे जिनका सर्कुलेशन 1 लाख से कम था। मतलब अमर उजाला, जागरण, भास्कर, ये भी छोटे छोटे ही अखबार थे। वो भी 1980 तक 1 लाख से सर्कुलेशन ज़्यादा वाले नहीं थे। तो वो धीरे धीरे बढ़ा। 1990 आने के बाद थोड़ा और बढ़ा, काफ़ी बढ़ा। 1980 से लेकर के 90 तक उसमें काफ़ी विस्तार हुआ। 90 के बाद जो है काफ़ी तेज़ी आई, जब खास करके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी आई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार खुला, तो काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ा। इंटरनेट जब आया, खास करके टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के आने के बाद सन 2000 के बाद, वैसे तो 1995 में आ गया था, लेकिन 2000 के बाद उसमें विस्तार शुरू हुआ। और भारतीय भाषाओं में कम से कम जब से यूनिकोड सिस्टम शुरू हुआ 2000 के बाद, तब उसमें थोड़ा सुधार हुआ, बहुत तेज़ी आनी शुरू हुई। तो उसके बाद जिस तरह से विस्तार हुआ है उसने एकदम पूरा परिदृश्य बदल दिया है। इंटरनेट ने ही बदल दिया था, लेकिन ओवरऑल डिजिटल के आने के बाद तमाम पूरा परिदृश्य जो है बदल गया है। तब जो है वो बहुत कुटीर उद्योग जैसा छोटा सा उद्योग था 1980 के आसपास। फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री बना, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री कहते थे 90 के दशक में उसको। फिर उसके बाद 2000 के बाद थोड़ा और उसमें नाम परिवर्तन हुआ। आज की तारीख में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है, जिसमें केवल अब मीडिया, मतलब एक तरह से पत्रकारिता की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, पत्रकारिता के हाथ से आगे निकल गई बात। अब पत्रकारिता की बात, पत्रकारिता का कंट्रोल उस पर नहीं रहा। हम लोग चूँकि पुरानी पीढ़ी के हैं इसलिए पत्रकारिता कह रहे हैं, लेकिन नई जनरेशन जानते हैं कि पत्रकारिता अब कुछ रही नहीं, क्योंकि वो अखबार पढ़ते ही नहीं है, टेलीविज़न न्यूज़ भी नहीं देखते हैं। मतलब ये अमेरिका में 1995 के आसपास आ गया था। मैंने एक रिसर्च स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि 1995 के आसपास अमेरिका में युवाओं ने कैंपसेस में जो है सर्वे करवाया गया और न्यूज़ पढ़नी देखनी बंद कर दी थी। तो एक लड़का था CNN का एग्जीक्यूटिव एडिटर, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास गया पत्रकारिता विभाग में। उसने कहा कि मैं अध्ययन करना चाहता हूँ इस बात का कि बच्चे का यूथ जो है क्यों अखबार से या क्यों न्यूज़ से विमुख हो रहे हैं। न्यूज़, अखबार नहीं, मतलब न्यूज़। तो उन्होंने कहा कि आप अध्ययन कीजिए, हम आपको फंडिंग करते हैं, आप देश भर के मीडिया, देश भर के कैंपसेस का, विश्वविद्यालय के जो परिसर हैं उनका अध्ययन कीजिए। और उसने 6000 विद्यार्थियों का अध्ययन किया। हमारे यहाँ PhD में हम लोग जब सर्वे करवाते हैं तो 400 की सर्वे मान लेते हैं कि 400 यदि सर्वे हो गया तो ठीक ठाक उसके आंकड़े निकलेंगे। तो वहाँ जो है उसने 6000 विद्यार्थियों का अध्ययन किया, सर्वे करवाया, क्यों अखबार नहीं पढ़ते, क्यों न्यूज़ नहीं देखते हैं।
तो उन्होंने कहा कि ये अखबार ये जो टीवी वाले हैं, ये जो पत्रकार हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने को महान समझते हैं। इन्होंने अपना एक जार्गन बना दिया है, अपना एक शैली बना दी है, उसी शैली के हिसाब से ये खबरें बनाते हैं। इनके एक टिपिकल जो है शब्दावली हो गई है, ये शब्दावली हमको पसंद नहीं, ये जो इनके जो पैरामीटर्स हैं ये हमको पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते न्यूज़ वगैरह। तो ये मतलब एकदम इतना बुरी तरह से उसको कहा, वो पत्रकार था, आदमी जो सर्वे कर रहा था, कि उसको बड़ा बुरा लगा। खैर, लेकिन उसने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो नतीजे निकले वो विश्वविद्यालय के पास पहुंचाए, और तो ये हुआ कि साहब ये जो यूथ है वो रियल टाइम घटनाओं को देखना चाहता है। वो कोई हमारी तरह से हम जो कहते हैं ना, बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स लगा देते, बहुत सारे मानदंड क्रिएट कर देते कि ये खबर है, ये खबर नहीं है, और बहुत सारी जो सूचनाओं को तराशने का जो काम करते हैं एडिटोरियल के लोग, वो तराशना वराशना नहीं चाहिए, हमको रियल टाइम न्यूज़ चाहिए। तो उसी से फिर रियलिटी टीवी का जन्म हुआ। आप लोग जो रियलिटी टीवी में आँख गड़ाए रखते हैं, हमारे यहाँ तो रियलिटी टीवी भी बहुत फिक्स्ड एक तरह से रियलिटी टीवी होता है, लेकिन वास्तव में रियलिटी शोज जो है उसी के बाद आने शुरू हुए थे। तो ये प्रकारांतर से मैंने बात कही आपको, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो मीडिया है वो उसका बहुत विस्तार हो गया है, और उस विस्तार में अब न्यूज़ बहुत कम रह गई है, और न्यूज़ कब जो है फिल्म में चली जाए, कब फिल्म से पत्रकारिता में आ जाए, ये भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो है वो जो ओवरऑल स्थिति है वो काफ़ी बदल गई है, और भाषाओं के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा उसका महत्व बढ़ गया है। मतलब भाषाएं, हम लोग जो अपनी भाषाओं की चिंता करते हैं तो वहाँ भाषा बहुत ही कम रह गई है। हमारी भाषाओं की तो हालत बहुत ख़राब है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। आज की तारीख में अभी देख रहा था, फिक्की का पिछले साल का भी 2025 में सम्मेलन हुआ, तो कौन कौन से मीडिया पर एक सत्र करते हैं वो फिक्की वाले, उद्योग के हिसाब से, व्यवसाय है चूँकि इसलिए वो करते हैं। तो जो पॉइंट्स उन्होंने रखे थे वो मैंने सिर्फ पॉइंट्स नोट किए, जिसमें डिजिटल मीडिया सबसे ऊपर है, जो उनकी प्रायोरिटी में सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें आप भाषाओं की स्थिति देखते बहुत ख़राब है। हालांकि भाई साहब ने कहा कि गूगल के हिसाब से हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से डिमांड है उस हिसाब से हमारी तैयारी नहीं है। डिजिटल मीडिया है, टीवी है, प्रिंट है, फिर ऑनलाइन गेमिंग है, ये एक बड़ा भारी उद्योग अब आ गया है। ऑनलाइन गेमिंग, जो युवा जो है, हमारे बच्चे सब गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, और उसमें भी भाषा की ज़रूरत है। और जिस तरह की आप गेमिंग में आप भाषा देखेंगे तो बड़ी ही गजब की भाषा होती है। मैं कभी कभी अपने बच्चों के साथ, नाती पोते के साथ देखता हूँ तो बड़ी मज़ेदार भाषा वो गेमिंग वाले पेश करते हैं। फिल्में हैं, और एनिमेशन और वीएफएक्स है, लाइव इवेंट्स ये भी एक मीडिया का बड़ा भारी है, क्योंकि ये एक तरह से हम जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो 50 लोग या 100 लोग सुन रहे हैं, तो ये भी एक तरह से मीडिया ही के तौर पर माना जाता है। लाइव इवेंट्स हैं, और अब हमारे प्रताप जी हैं यहाँ पर, तो अब आज की तारीख में मीडिया हाउसेस की इनकम का बड़ा भारी परसेंटेज जो है, रेशियो इवेंट्स से आ रहा है। अब केवल अखबार छापने से इनकम नहीं हो रही है, इवेंट्स क्रिएट करने से भी इनकम होती है। सभी जगह ये स्थिति है। रेडियो है, स्पोर्ट्स है, और एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, और पॉलिटिकल पीआर है। ये सब रास्ते हैं बहुत सारे जो आज की तारीख में मीडिया के क्षेत्र में आ रहे हैं, और वहाँ भाषा कैसे हम अपनी भाषाओं को घुसाएं, ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे हावी है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे जा रहे हैं वो सब अंग्रेजी भाषी शिक्षा वाले शिक्षित हैं, और जो इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे हैं वो सब अंग्रेजी वाले हैं। कहीं भी जो सॉफ्टवेयर की भाषा है, प्रोग्रामिंग की भाषा, वो हिंदी नहीं है। तो हिंदी बाद में आती है, 6 महीने बाद, साल भर के बाद आती है। कोई भी नई चीज़ बनती है तो अंग्रेजी में बनती है, उसके साल भर 6 महीने के बाद वो हिंदी में फिर हम लोग उसको ट्रांसलेट करके घुसाने की कोशिश करते हैं। तब तक दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होती है।
तो इसलिए जो है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो संगल साहब वाली बात आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एक विषय ही रख दीजिए। अंग्रेजी तो सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक विषय है, सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, सारे आईआईटीज़ में अंग्रेजी भाषा एक बहुत बड़े विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, हर लेवल पर पढ़ाई जाती है। लेकिन हिंदी तो नहीं पढ़ाई जाती है, जबकि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा न सही, राजभाषा तो है, और हमारी एक आदरणीय भाषा है हिंदी। इस देश को आज़ाद कराने में उसका बड़ा भारी योगदान है। तो हिंदी तो कम से कम एक विषय के रूप में ही पढ़ा दीजिए, वो भी नहीं पढ़ाते हैं। मतलब कभी एक आईआईटी कानपुर में राइटर इन रेजिडेंस वाला प्रोग्राम शुरू किया था, गिरिराज किशोर जी वहाँ नियुक्त हुए थे पहली बार, तो वो सिर्फ इसलिए थे कि चलो एक ठीक है, एक हिंदी भाषी प्रदेश में आईआईटी है, इसलिए हिंदी का आदमी भी एक रख देते हैं। वो बड़े भारी साहित्यकार थे, लेकिन वास्तव में वहाँ पढ़ाने के नाम पर उनके पास कुछ खास काम नहीं था। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा अनुरोध है कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी की बात है, यहाँ जो पत्र आया था उसमें ये था कि टेक्नोलॉजी और युवा जो है दो बड़े फोकस एरिया है हमारे। तो ये दो लोगों को जब तक हम लोग कैटर नहीं करेंगे तो तब तक हमारी भाषाएं नहीं आगे बढ़ पाएंगी। भाषाओं की बहुत सारी चिंताएं हैं, पत्रकारिता की, मीडिया की बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन वो सब जो है उस बड़ी चिंता के सामने सब अधूरी हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। लगता है काफ़ी समय ले लिया है, आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से और बहुत प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई योगी जी, ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गोविंद सिंह जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। आपने जो बातें हमारे युवाओं को बताई हैं उस पर हमारे युवा ज़रूर अमल करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री अशोक वाजपेयी जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और सभी अतिथियों का स्वागत करें। और आप पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और पूर्व सांसद हैं श्री अशोक वाजपेयी जी, आप सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। ज़ोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे श्री अशोक वाजपेयी जी। आप लगातार तालियां बजाते रहिए। आज तक के एडिटर श्री सईद अंसारी जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत। हिंदुस्तान के संपादक श्री प्रताप सोमवंशी जी का स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत। आज के कार्यक्रम के संचालक मीडिया डिपार्टमेंट के हेड गुरुग्राम यूनिवर्सिटी श्री डॉक्टर अशोक योगी जी का भी राकेश योगी जी का भी स्वागत। एक चित्र के साथ सर से निवेदन है, एक चित्र आपके साथ होगा। जी जी जी। विधिवत वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं नीता त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। इससे पहले मैं सबको बता दूं कि सभी शोधार्थी और जिन्होंने पेपर पढ़ा है उनको सर्टिफिकेट समापन समारोह के बाद दिए जाएंगे और वोट ऑफ थैंक्स के बाद सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। मैं आभार की औपचारिकता को पूरा करते हुए मंच पर जो मेरे अध्यक्ष हैं आदरणीय गोविंद सिंह जी, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार ज्ञापन करती हूँ।
और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सईद अंसारी जी, इससे सभी परिचित हैं। मैं आपका भी हृदय से आभार ज्ञापन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम सभी इससे लाभान्वित होंगे, उनका भी मैं आभार ज्ञापन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट वक्ता प्रताप सोमवंशी जी, आपका मैं दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर रूप से संचालित किया आदरणीय डॉक्टर राकेश योगी जी का भी मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार। नमस्कार।